ही स्टेप्स था, ये स्टेप था कोई भी सर्कुलर मोशन क्वेश्चन सॉल्व करने में, जिसमें मैंने अलग अलग कोनिकल पेंडुलम, जैसे मैंने आपको एक सिंपल वाला केस दिया था, केस 1 क्या था, आदमी सिर्फ घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ये घूम रहा है तो क्या होगा बेसिकली उसके अंदर, ठीक है, एक्सेलरेशन आएगा टुवर्ड सेंटर, तो सेंटर फाइंड आउट किया, एक्सेलरेशन लिखा, फिर एफबीडी बना दी मैंने, एफबीडी बना दी, एफ इज इक्वल टू एम ए लगा दिया, काम खत्म हो गया, राइट? याद है कि नहीं है सब? यस सर। ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने सेकंड स्टेप में क्या लिया, सेकंड स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, बैंकिंग ऑफ रोड, मतलब रोड को बैंक करा दिया, ठीक है, सेम कंसेप्ट, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आरजी आ गया, हो गया। थर्ड कोनिकल पेंडुलम वो भी हो गया, tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आरजी, ठीक है। उसके बाद सिंपल पेंडुलम, मैंने सिंपल पेंडुलम की केसेस वगैरह, सिंपल पेंडुलम मतलब क्या, ऐसे ऐसे जाते रहता है, तो सिंपल पेंडुलम का भी मैंने पूरा का पूरा आपको केस करवा दिया था कि क्या था, ये सब कुछ इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। केस 5 में भी क्या है, सिंपल पेंडुलम का यही केस कुछ एंगल के साथ, वो भी हो गया था। केस 6 में क्या था, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, ये भी अपना हुआ था, सब कुछ हुआ था, राइट? फिर ये सारा होमवर्क था। अब एक काम करो गाइस, एक अभी काम करना है आपको, फटाफट अभी हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको वापस एक सिंपल वाला चीज बोलता हूँ जो अपन ने अब तक पढ़ा है, एक ही पेज में कैसे लिखने का, और ये आपको काम करना है। मैं वापस लिख रहा हूँ, मतलब लेक्चर स्टार्ट करने के पहले, और फिर अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि आज क्वेश्चन सॉल्विंग है वैसे भी। देखो, सर्कुलर मोशन के दो टाइप है, कौन सा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड देन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, दो टाइप है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नो, व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन मतलब सिंपल यार, कोई भी सपोज पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूमता है, ये सर्कल में घूम रहा है, राइट? तो सर्कल में करते सर्कुलर मोशन बोलते हैं अपन इसको, तो सर्कल का ये सेंटर होता है। अब तो कोई एक पार्टिकल है जो यहां से निकला, देखो यहां से निकला, ठीक है, अब ये मास m पार्टिकल है, वेलोसिटी स्पीड v से जा रहा है। अब हर एक पॉइंट पे इस मास का स्पीड कितना रहेगा गाइस? इसका स्पीड क्या रहेगा? कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। देखो, स्पीड कांस्टेंट है, तो मैंने आपको एक तीन चीजें याद रखने के लिए बोली थी, जैसे s इज इक्वल टू आर थीटा पता होता है आपको, v इज इक्वल टू क्या यूज करना होता है, r इंटू क्या करना है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड a इज इक्वल टू आर अल्फा। ये तीन चीजें आपको दिमाग में रखनी होती है, राइट? ये तीन चीजें आप दिमाग में रखोगे, ठीक है, ये है मजे तो है का ना, ठीक है। तो ये टेंजेंशियल स्पीड है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो अब इस केस में मुझे, इस केस में बताओ आप, कोई मुझे एक बात बताओ, पहले मुझे एक बात बताओ, थीटा क्या होता है? थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग? एंगुलर क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो मुझे पहले तो एक बात बताओ गाइस, मैं यहाँ पे सिर्फ जस्ट दिखाने के लिए कि सपोज ये पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया, तो ये जो होगा, ये हो गया मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो अपन लिखते थीटा है ऐसे, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी बात बताई थी ना कि थीटा का जो डायरेक्शन होता है, अपन थीटा अभी वेक्टर लेंगे, राइट? थीटा एक्चुअली देखा जाए तो एंगल रेडियन में मेजर करते हैं हम लोग, यहाँ पे रेडियन या डिग्री में मेजर होता है, लेकिन रेडियन में मेजर करेंगे। अब रेडियन में मेजर करेंगे तो तुम लोग क्या बोलोगे? थीटा मतलब स्केलर, एक नंबर है, लेकिन मैंने क्या बोला था, फॉर सम रीजन, मैथमेटिकल रीजन, थीटा को हम लोग क्या लेते हैं? थीटा को हम लोग क्या लेते हैं? वेक्टर लेते हैं। और वेक्टर किस डायरेक्शन में होता है बताओ मुझे? मतलब वो सपोज जैसे कि इस केस में ये कैसे घूम रहा है, कौन सा सेंस है यहाँ पे? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या? फिंगर्स जो है ना, फिंगर्स घुमाओ, और थंब जो है वो कहाँ पे आएगा? आउट ऑफ द पेज आएगा। देखो, राइट हैंड थंब लेने का, राइट हैंड थंब कहाँ पे आएगा? पेज के बाहर आएगा, तो पेज के बाहर आएगा। समझ में आ रहा है तुमको? ठीक है। अब ये सपोज क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, तो थंब कहाँ पे जाएगा? पेज के अंदर जाएगा। तो ये थीटा का। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, जैसे मैंने एंगुलर वेलोसिटी बोला था, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब हम लोग क्या लिखते थे, मतलब सपोज डी थीटा मतलब स्मॉल एंगल डिवाइड बाय स्मॉल टाइम, चलो इंस्टेंटेनियसली लेते हैं, तो ओमेगा क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डी थीटा अपॉन डी टी। तो जिस डायरेक्शन में थीटा होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी होगा। तो वो भी आउट ऑफ द पेज ही आएगा, वो भी आउट ऑफ द पेज आएगा इस केस में, मतलब जो केस मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो किसी ने बोला एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर कहाँ पे होगा, तो कहाँ पे होगा वो? आउट ऑफ द पेज। और सिंपल सी बात है, मुझे तो वेलोसिटी क्या होता है? व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कोई कुछ ज्यादा दिमाग में रखना ही नहीं है ना, मैंने एकदम सिंपल से आपको बोली थी, एस को थीटा में लिखने का, वी को, जो अपन काइनेमेटिक्स में पढ़ते थे, वी को ओमेगा से रिप्लेस होगा एंड एक्सेलरेशन अल्फा से रिप्लेस होगा। समझ में आ रहा है? पहले ज्यादा एकदम भावनाओं में मत जाओ, इतना ही करो बस, ज्यादा इतना दिमाग में नहीं लगाना है आपको।
ठीक है, तो जो भी है आपको अभी इसके अंदर वापस नहीं घुसना है, मैं जो अभी बोल रहा हूँ इतना ही याद रखो, ठीक है। तो ये सब एंगुलर वेलोसिटी वगैरह हो गई, ये थीटा वीटा हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, इस केस में जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिखा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होता है? व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू? जीरो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो हो गया, लेकिन वेलोसिटी चेंज मतलब डायरेक्शन चेंज होने के वजह से इसके अंदर क्या आ गया? डायरेक्शन चेंज होने की वजह से यहाँ पे एक हाँ रेडियल एक्सेलरेशन आया विच इज टुवर्ड सेंटर, और इस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखते हैं v इंटू ओमेगा, वी स्क्वायर बाय आर और ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। समझ में आ रहा है गाइस? ये तीन चीजें होगी, v इंटू ओमेगा, वी स्क्वायर बाय आर, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये रेडियल एक्सेलरेशन होगा, उसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है। तो इतना मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बोला था। नाउ व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? उसका केस मैंने अब तक लिया नहीं, आज करूंगा मैं। जनरली नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन केस जेई एडवांस में आता है, ठीक है। जेई एडवांस में एक केस आता है बेसिकली, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? जो कार होती है, जो भी ड्राइव कर रही है, उसका स्पीड भी चेंज होता है। जैसे यहाँ पे देखो स्पीड चेंज होते गया, v1, ठीक है, यहाँ पे v2 होगा, यहाँ पे v3 होगा, स्पीड भी चेंज होते गया। तो इस केस में स्पीड चेंज होने की वजह से इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। अब इसके साथ साथ क्या आएगा? इसके साथ साथ एक रेडियल एक्सेलरेशन भी आएगा ना, विच इज टुवर्ड्स कहाँ पे होगा? सेंटर। सो बेसिकली इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट हैज रेडियल एक्सेलरेशन भी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी। ध्यान में रखना, ये वाला जो फॉर्म है a इज इक्वल टू आर अल्फा, इसमें अपन कौन सा एक्सेलरेशन लेते हैं? ये कौन सा एक्सेलरेशन होता है? ये टेंजेंशियल होता है। समझ में आ रहा है ना? ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। अब तक अपन ने 6 केसेस यहाँ पे डिस्कस किए थे, मुझे बताओ जो 6 के 6 केसेस में, जो 6 केसेस मैंने पिछले लेक्चर में अभी तक इधर तो किए थे, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी अपन ने इसका कभी ज्यादा यूज किया ही नहीं, बराबर ना? a इज इक्वल टू आर अल्फा का यूज किया क्या अपन ने? गाइज नहीं होता, मतलब वो सिंपल पेंडुलम में वगैरह होता है यूज, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे ही आ जाते हैं, ठीक है। खास करके जेई मेन में एंड नीट में, जेई एडवांस में और नॉन यूनिफॉर्म में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो अभी एक काम करो, ये सब कुछ हुआ था अपना। आपको अभी एक काम करो, फटाफट क्वेश्चंस खोलो, सर्कुलर मोशन खोलो जरा। मतलब एच वर्मा लेके बैठो, एच वर्मा है ही आपके सबके पास, बराबर? चलो मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, फटाफट क्वेश्चन के ऊपर जाओ, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे भी ये क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क ही दिए थे, लेकिन मैं अभी उसको डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। डिस्कस करते करते अपना रिवीजन भी हो ही जाएगा, ठीक है। और फिर बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो पहले मैं 4-5 क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपका रिवीजन हो जाए, और फिर मुझे एक नई चीज आपको पढ़ानी है, जो 10 मिनट का कंसेप्ट है जो अपना बचा हुआ है, ठीक है। मैं एकदम ज्यादा हाईफाई चीजें नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो वैसे भी एडवांस में होता है, ठीक है। चलो एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट पढ़ो। आप लोग क्या करोगे, जिन लोग का हुआ है अच्छी बात है, जिन लोग का नहीं हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में हर एक क्वेश्चन को 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट में डिस्कस करूंगा। 2 मिनट में आप उसका जिन्होंने किया होगा, देखो जिन्होंने होमवर्क किया होगा, वापस रफ में फटाफट करना है, अपने जो नॉर्मल बुक में आप लिख रहे हो, फटाफट करो उसको। क्वेश्चन नंबर 4 जो बोल रहा हूँ वो करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करो। पेज नंबर कौन सा है अपना? पेज नंबर कौन सा है यहाँ पे? 114, पेज 114, पेज नंबर 114, एचसी वर्मा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। आज सिर्फ क्वेश्चन ही करने, क्योंकि एचसी वर्मा का वैसे थियरी हो चुका है, लेकिन आधे घंटे के बाद मैं एक बचा हुआ कंसेप्ट भी डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है, बचा हुआ कंसेप्ट।
Please pay your cover personal jump करता पेन है I want to get TALLONS. Right? TALLONS. Bonus. That B. एक मिनट, एक दोनों को गाइस यहाँ पे देखो, a scooter weighing 150 kg together, एक मिनट, अब यहाँ पे देखो क्या है, a scooter weighing 150 kg together with the rider moving at a 36 km/h has to take a radius of 30 meter. देखो यहाँ पे एकदम सिंपल सी बात मैं तुमको बताता हूँ, ये एक स्कूटर है, ठीक है, ये स्कूटर है। अब स्कूटर जो है वो कितना वेट का है, इसका वेट कितना, स्कूटर का मास कितना है, 150 केजी, ठीक है, स्कूटर का मास 150 केजी है, टुगेदर विथ इट्स राइडर, ठीक है, मूविंग एट अ स्पीड कितना, ये जो सेंटर है तो इसका जो स्पीड है, इट इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ कितना, 36 km/h। तो इसका जो स्पीड है v 36 km/h मतलब कितना मीटर पर सेकंड, देखो 36 km/h मतलब 36, हाँ 36 इंटू 5 बाय 10 मीटर्स पर सेकंड। हाँ तो 10 मीटर पर सेकंड। तो पहले ये कन्वर्ट करना है आपको, किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड में कर दिया मैंने। अब उसका स्पीड भाई 10 मीटर पर सेकंड था, मस्त अपना घूम रहा है, ठीक है, तो मुझे घूम रहा है, मुझे मतलब बताओ मुझे इसका एक्सेलरेशन पहले अपने को क्या डिसाइड करना होता है, लिखना क्या होता है, एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन आएगा v²/r विच इज 10² डिवाइड बाय रेडियस। रेडियस कितना है इसका, 30 मीटर ना, ठीक है, तो v² डिवाइड बाय r मतलब ये हो गया उसका एक्सेलरेशन। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, ये हो गया इसका एक्सेलरेशन। इसका अब पूछा क्या है, व्हाट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द स्कूटर इज नीडेड टू मेक द टर्न पॉसिबल। मुझे बताओ, उन्होंने पूछा है व्हाट हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये फोर्स पूछा है। सिंपल सी बात है यार, ये फोर्स कोई भी दे सकता है। जैसे इस केस में कौन देगा, ये फोर्स कौन देगा, वैसे इस केस में स्कूटर सपोज घूम रहा है तो ये फोर्स कौन देने वाला है, फ्रिक्शन, राइट, फ्रिक्शन ही देने वाला है। हाँ तो ये फोर्स मैंने ड्रॉ किया, मैंने नॉर्मल फोर्स ऊपर ड्रॉ किया mg, नीचे ड्रॉ किया, तुम लोग को पता है नॉर्मल फोर्स इक्वल टू mg, लेकिन वो पूछा नहीं है, चलो लेकिन लिख देता हूँ 150 इंटू 1500 नॉर्मल फोर्स हो गया। हाँ लेकिन मेरे को पूछा है सिंपल, तुमको क्या मैंने बोला था, स्टेप 1 क्या होता है सर्कुलर मोशन में, पहले सेंटर ढूंढो, सेंटर ढूंढने के बाद एक्सेलरेशन लिखो, उसके बाद क्या बनाओ, एक्सिस बनाओ। तो मैंने एक एक्सिस ए बनाई, मैंने एक एक्सिस ए बनाई, ठीक है, ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस, हो गई मेरी वाई एक्सिस, फटाफट इक्वेशन लिख दिया। F इज इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दिया ना। मुझे ये फोर्स पूछा है तो मुझे तो डायरेक्टली 150 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, 10² डिवाइड बाय 30, ये पूछा है मुझे, बस मुझे तो यही पूछा है, राइट। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 500। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था जो हुआ होगा आप लोग का। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 पे जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, मैं रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठा दूंगा, ये आपने किए होंगे तो भी वापस करो और देखो कि फटाफट आते हैं कि नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाओ, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है। जिन लोग का भी नहीं आएगा स्क्रीनशॉट लेते जाओ, खुद को करना है, क्वेश्चंस खुद को करने हैं और होमवर्क में वापस सबमिट करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे जाओ। वाई फ्रिक्शन इज टुवर्ड्स इनसाइड, वो नहीं, वो तो तुमको मैंने बोला था, हाँ मैं आज बताऊंगा, ठीक है। पहले तुम ये करो, पहले अभी बिना दिमाग लगा के पहले चैप्टर को खत्म करते हैं।
गाइस आगे अब मेरा आवाज गैस कम हो रहा है या इतना ही है, उतना ही है? कम हुआ। कम हो गया सर। कम हो गया अभी सर। अभी अभी कम हो गया, अभी कम हो गया। हाँ सर। यस सर। त्याला लवकर बोलवायला लागेल आतिफला. हा हा म्हणजे त्याचा लॅपटॉप घेऊन करता येईल ना आपल्याला. आहे चार्जर इकडेच कुठेतरी असेल. पण त्यांना नीट लावायला नाही होत. जो नीट लावायला लागेल ना. हाँ अभी आ रहा है आवाज बराबर या नहीं आ रहा है? यस सर। यस यस सर। हाँ, लेकिन अभी आ रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे 1 मिनट रुको. वो क्या ना कैमरा भी सेट पैरेलली, नहीं तो अभी कैमरा सेट होगा नहीं, वो खाली वक्त आगे बढ़ता रहेगा काम. तो अभी आज का आपका ये वाला क्लास ट्रायल क्लास है, क्योंकि वैसे भी अपना सर्कुलर मोशन खत्म हो रहा है, तो अपने को आराम से ही पढ़ना है आज. ठीक है. अब पार्क हैज द रेडियस ऑफ, देखो 10 मीटर. क्वेश्चन नंबर 6 देखो. इफ द व्हीकल गोज राउंड, अब यहाँ पे सिंपल. हाँ, इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द एंगल, व्हाट शुड बी द प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग. अब तुम लोग को एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला तो पता है, कौन सा है? tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है? आर tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? v इज इक्वल स्क्वायर बाय बाय आर आरजी। v स्क्वायर बाय आरजी होता है. tan हाँ, थीटा. लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ. आपको, आप क्या कर रहे हो, आप जेईएन नीट दे रहे हो, बराबर. अब कोई आदमी सीईटी के लिए होता है, तो सीईटी के लिए डायरेक्टली वो फॉर्मूला याद रखेगा, v स्क्वायर बाय आरजी. लेकिन आप लोग जेई मेन देने वाले हो या नीट देने वाले हो, तो फटाफट क्या करने का पता है, ऐसा निकालने का. ठीक है. ये निकालने का, ये एंगल ऑफ बैंकिंग है, कि मास को ऐसा ड्रॉ करने का. ठीक है, मास को ड्रॉ करने का, ये मैं बोल रहा हूँ आपको, मेथड रखनी है कभी भी. फिर क्या करने का फटाफट, हाँ ये घूम रहा है, तो इसका सेंटर कहाँ पे होने वाला है? इधर होने वाला है सेंटर. सेंटर इधर होने वाला है. एक्सेलरेशन आएगा v स्क्वायर बाय आर, जो मेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, मतलब सॉरी रेडियल एक्सेलरेशन होगा. तो फिर मैं क्या करूंगा, फटाफट अपना एक एक्सिस ड्रॉ कर दी, ये मैंने दूसरी एक्सिस ड्रॉ कर दी, मेरा x हो गया, y हो गया. फटाफट मैंने ग्रेविटी डाल दिया, mg डाल दिया, नॉर्मल फोर्स डाल दिया, ये सब पढ़ाया था मैंने, बराबर. फिर ये एंगल थीटा होता है, तो कौन सा एंगल थीटा होता है? ये एंगल थीटा होता है. ये एंगल थीटा मतलब ये हो गया मेरा n cos थीटा, ये हो गया मेरा n sin थीटा. अब क्या किया मैंने, सिंपल, देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, तो मैंने, और एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस कितना है? ar है. तो n sin थीटा मतलब f इज इक्वल टू ma करेंगे, f इज इक्वल टू ma करेंगे, तो n sin थीटा इक्वल टू क्या आ गया? mv स्क्वायर बाय r आ गया. n cos थीटा इज इक्वल टू mg आ गया. अब इन दोनों को क्या किया मैंने, डिवाइड किया, n कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? v स्क्वायर बाय rg आ गया. ये चीज मैंने डिराइव किया, देखो. और डिराइव करने के बाद फिर उसको सॉल्व करो स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग वाले फेज में कभी भी डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. तो अब v की वैल्यू कितनी दी है? 18 किलोमीटर पर आवर दी है, मतलब 5/18 करेंगे तो कितना आएगा वो? 5 मीटर पर सेकंड. तो ये हो गया 5 स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस. रेडियस की वैल्यू कितनी है? 10 इंटू 10. काम खत्म. समझ में आ रहा है क्या? तो तुम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन अपन ने फॉर्मूला डिराइव किया. कोई मतलब जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? यस सर. यस सर. ठीक है. अब एक काम करो, अब इसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 13 पे जाओ. पहले क्वेश्चन नंबर 13 करो. जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ फटाफट करो. क्वेश्चन नंबर 13 जाओ, फिर अपन क्वेश्चन नंबर 10 पे भी जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 जाओ जरा. पढ़ो 2 मिनट पढ़ो, फट 2 मिनट पढ़ो और फिर करो.
हो गया? पढ़ के हो गए गाइस? इसका मतलब मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर तो 13 है, ये सिंपल पेंडुलम का उन्होंने क्या बना दिया गाइस? क्या बना दिया बताओ जरा, सिंपल पेंडुलम का क्या बना दिया उन्होंने गाइस? इस क्वेश्चन में सिंपल पेंडुलम का उन्होंने क्या बना दिया? कोनिकल पेंडुलम बना दिया है ना, देखो ना। हाँ, कोनिकल पेंडुलम बना दिया। कोनिकल पेंडुलम है, इसका मास m है, ठीक है। सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग ऑफ अ कार टेकिंग अ टर्न ऑफ रेडियस 10 मीटर। नहीं 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 गाइस, ये क्वेश्चन अलग है, सॉरी, एकदम मैंने गलत बोल दिया। ये कार में है, मैंने कुछ अलग क्वेश्चन सोचा है, सॉरी गाइस। ये कोनिकल पेंडुलम मेरे कुछ नहीं है, एक कार के अंदर एक पेंडुलम है गाइस, ये चीज समझ में आओ। ये देखो यहाँ पे क्या किया है, ये कार है, ठीक है। कार कहाँ पे आ रही है इस केस में? कार कहाँ पे आ रही है? पेज के कहाँ पे आ रही है? पेज के बाहर आ रही है, तो ये सर्कुलर टर्न मार रही है, समझ में आ रहा है? यस सर। और इस कार के अंदर एक पेंडुलम ऐसे लटकाया हुआ है, ये पेंडुलम लटकाया हुआ है। आपने देखा होगा जब कार ऐसे टर्न मारती है तो पेंडुलम थोड़ा सा बाहर जाता है, देखा है आपने? यस सर। यस तो ये सर। पेंडुलम ऐसा नहीं रहेगा, ये पेंडुलम कैसे रहेगा? अब एक मिनट में काम करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कार ड्रॉ करता हूँ, मतलब आपको हर एक चीज दिखे प्रॉपर तरीके से। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, कार बड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। ये कार है, सूडो फोर्स से होगा क्या? हाँ नहीं, लेकिन अपन यूज नहीं करना है ना इसको, अभी नॉर्मल फोर्स से करते हैं ना, तुम सूडो फोर्स से क्यों करना है तुमको? यस सर। अब ये सी है, राइट, सेंटर है, ऐसे कार बाहर आ रही है, इसीलिए मैंने टायर को ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया था, मैंने टायर को ऐसे ड्रॉ किया है। क्या ऐसा ड्रॉ करता मतलब कार कहाँ पे जा रही है? ऐसे जा रही है, बराबर ना, रेड में। लेकिन मैं ऐसा नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि कार अपनी कहाँ पे आ रही है? पेज के बाहर आ रही है, अपन साइड व्यू देख रहे हैं। अब पेज के बाहर आ रही है और इसके अंदर ये जो पेंडुलम होगा, अब ये पेंडुलम थोड़ा सा एंगल जाएगा, समझ में आ रहा है? जब वो टर्न मारता है तो पेंडुलम थोड़ा सा आउटवर्ड स्विंग होता है, देखा होगा ना ये चीज? यस सर। हाँ, तो इन्होंने बोला है कि ये एंगल जो है, ये एंगल चेंज नहीं हो रहा है, एंगल थीटा का थीटा ही रह गया। तो बताए वो थीटा कितना होगा? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, अच्छा हुआ क्वेश्चन अपन ने लिया। ये जो क्वेश्चन है अपन ने अच्छा हुआ लिया, ठीक है। कार कितने से टर्न मारी? स्पीड कितना है कार का गाइस? 26 किलोमीटर पर आवर। हाँ, 10 कितना? मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड इट विल बी। हाँ, 10 मीटर पर सेकंड है, राइट। तो कार का स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। तो मुझे होता पेंडुलम जो बाहर आ रहा है उसका भी, अब मुझे होता पेंडुलम का सेंटर कहाँ पे होगा? यही तो होगा। तो ये जो मास है, इसका जो एक्सेलरेशन है वो कहाँ पे? इसका एक्सेलरेशन कहाँ पे गाइस? इस मास का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है? v² है ना, टुवर्ड द सेंटर है। अब मुझे बताओ ये v² एक्सेलरेशन है, तो अपन इसका पहले क्या बनाएंगे? एक्स एंड वाई एक्सिस बनाएंगे। तो मैंने सपोज इसका एक्स एक्सिस बनाया ऐसे, इसका वाई एक्सिस बनाया ऐसे, तो ये मेरा एक्स एंड वाई एक्सिस हो गया। बाकी सब कुछ सेम आपको दिखेगा, आपको लगेगा यार ये तो सेम ही क्वेश्चन मिला मुझे। मतलब यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये हो गया मेरा टेंशन, ये हो गया मेरा ग्रेविटी mg, और ये हो गया एंगल थीटा। रिजल्ट तो सेम ही आने वाला है। मतलब कुछ लोगों ने उसका तुक्का मार के भी कुछ अलग तरीके से किया होगा तो आंसर सेम ही आता। तुझे तो टेंशन के कितने कंपोनेंट आएंगे यहाँ पे? यहाँ पे टेंशन होगा उसके 2 कंपोनेंट आएंगे, एक क्या होगा? टी क्या होगा? साइन थीटा, और एक क्या होगा? टी कॉस थीटा। किसने इसको कोनिकल पेंडुलम समझ के भी किया होगा तो आंसर तो आपका सेम ही आएगा, tan θ = v²/rg। समझ में आ रहा है? लेकिन कंसेप्ट अलग है यहाँ पे, देखो कंसेप्ट अलग है। t sin θ = क्या होगा? mv²/r। t cos θ = क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? mg। और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो tan θ की वैल्यू कितनी आएगी? tan θ की वैल्यू कितनी आएगी? v²/rg। भाई फॉर्मूला तो सेम ही आया ना, लेकिन मेथड अलग था। अब समझ में आ रहा है? क्योंकि इसमें जब ऐसा चल रहा है तो पेंडुलम की वजह से पेंडुलम ऐसा आउटवर्ड स्विंग होता है, ठीक है। जैसे किसी ने बोला यार ये क्वेश्चन सूडो फोर्स से भी होता है, ये क्वेश्चन सूडो फोर्स से भी होता है, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। हाँ बोलो सर। मुझे मेथड डिफरेंट नहीं समझा, क्योंकि सर अगर वो कार भी घूमेगी तो सर पेंडुलम भी ऐसा कोनिकली घूमेगा ना सर? कोनिकल नहीं ना, लेकिन हाँ मतलब कोनिकल ही घूमेगा, लेकिन कोनिकल पेंडुलम का क्वेश्चन है क्या? यहाँ पे ऐसा है क्या कि ये एक है ऐसा घूम रहा है, ऐसा है क्या? नहीं ना, कार के साथ साथ ये पूरा का पूरा ऐसा घूम रहा है ना, तू समझ रहा है क्या? कंसेप्ट सर मतलब मैंने ऐसा इमेजिन किया। नहीं, तुमने मुझे समझ में है तू क्या बोल रहा है, लेकिन अभी जो है ये समझ में है तुझे?
फाइनली फाइनली एकदम जो कोनिकल पेंडुलम कंसेप्ट जो मैंने बताया था वो नहीं है ना। इसमें फाइनली कैसे हो रहा है, इसमें ये जो मास m है, ठीक है, ये खुद ये पॉइंट भी तो ऐसे घूम रहा है कार के साथ साथ, समझ में आ रहा है? तो मतलब कार में बैठ के देखना है ना? लेकिन कार में बैठ के देखेगा तो सुडो फोर्स आएगा, अभी तक वो पढ़ा है क्या मैंने? नहीं। हाँ, तो अपन ग्राउंड फ्रेम से कर रहे हैं ना ये चीज, समझ, इतना तुमको समझ में आएगा, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, वो तुम्हारा दिमाग ना घर पे लगाओ वो, मतलब, और फिर मुझे मैसेज करो। सही बोल रहा है अजिंक्य, तू सही बोल रहा है, लेकिन तू जो बोल रहा है ये चीज है, अभी क्या है, बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे उसके वजह से। ओके सर। ठीक है, चलो ये हो गया, आगे करो आगे करो, क्वेश्चन नंबर 10 करो। चलो क्वेश्चन नंबर 10, एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 14 पहले बताओ, क्वेश्चन नंबर 14 बताओ जरा, क्वेश्चन नंबर जरा 14 करो। नहीं पहले क्वेश्चन नंबर 14 करो, ठीक है, अपन 10 पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 करो पहले। क्वेश्चन नंबर 14 को 2 मिनट लो, मैं एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 14 एंड 16 के बाद मुझे फिर कंसेप्ट पढ़ाना पड़ेगा। टुडेज टेस्ट पोर्टल विल रिमेन ओपन टिल रात तक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो, रात को 11 बजे तक रहता है जनरली। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर, सो देयर इज बेसिकली, ये जो बेसिकली ये बॉब है जिसका मास दिया हुआ है कुछ, तो मास में बाद में लिखता हूँ, इसका लेंथ दिया है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम, एंड इसका स्पीड एट द लोवेस्ट पॉइंट दिया है v0, बराबर ना, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, वही तो है ना, मतलब क्वेश्चन में क्या दिया, यही तो है, एट द लोवेस्ट पॉइंट में इसका स्पीड v दिया हुआ है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट दिस इंस्टेंट। तो मुझे पहले तो एक बात बताओ, इसका टेंशन, इसका एफबीडी क्या आएगा, मतलब कैसे, पहले क्या फाइंड आउट करते हैं हम लोग, सिंपल पेंडुलम ऐसा ऐसा घूम रहा है, तो पहले अपन फाइंड आउट क्या करते हैं, सेंटर, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, ऊपर क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन, जो कितना होता है v0 डिवाइड बाय क्या होता है आर एल, हाँ, तो v0 बाय एल एक्सेलरेशन आ गया। फिर उसके बाद अपन क्या बनाते हैं, इसका क्या बनाते हैं, ये हो गया मेरा y एक्सिस, ये हो गया मेरा x एक्सिस। कोई दिक्कत है इसमें, मुझे बताओ पहले। हाँ, अब उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ग्रेविटी एंड टेंशन फोर्सेस। हाँ, तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा टेंशन T, नीचे आएगा mg। पहले मुझे बताओ, ये तो मैंने ड्रॉ कर दिया, मतलब मैंने सारे फोर्सेस को ड्रॉ कर दिया, फिर उसके बाद क्या लिखा मैंने, इक्वेशन, राइट। अब मुझे तो इक्वेशन क्या आएगा इसमें, इक्वेशन क्या आएगा, T minus mg। हाँ, T माइनस mg, भाई F नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, समझ में आ रहा है भाई। T माइनस mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m v0 स्क्वायर बाय l हो जाएगा। तो टेंशन की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, mg प्लस क्या आई, ये आ गई। किसी का तो माइक चल रहा है, बंद कर लो बस। अब इसमें आपको मास की वैल्यू दी है 100 ग्राम, देखो m 100 ग्राम दिया है तो 0.1 kg, ठीक है। फिर उसके बाद लेंथ दिया है 1 मीटर एंड इसका वेलोसिटी v दिया है 1.4, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू √2 भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये डालो इसमें आंसर, बीच कर बाहर करके डाल दो आंसर तुम्हारा, इसको डाल दो, आंसर मिल जाएगा तुमको। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये मैं सब कुछ सॉल्व करके आपको ग्रेविटी की वैल्यू कभी लेते नहीं है, लाइक मास के साथ मल्टीप्लिकेशन पे। ग्रेविटी की वैल्यू, हाँ, ग्रेविटी की वैल्यू g = 10 होता है ना। तो हमने 0.1 kg लिखा है mg के लिए। नहीं mg नहीं है, वो मास है, सिर्फ मास 100 ग्राम है ना। हाँ राइट, सॉरी, वो 100 ग्राम है, 100 ग्राम मतलब g मतलब 100 ग्राम है वो, ठीक है। 100 ग्राम को अपन ने केजी में कन्वर्ट किया ना। सर गॉट, ठीक है, चलो
क्वेश्चन ये वैसे भी आपको करने थे, मैं फटाफट सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो। देखो HCORMA में जो लास्ट के सारे क्वेश्चंस है ना, ये सारे एडवांस वाले क्वेश्चंस है, ठीक है। तो उसमें से भी एक आध दो क्वेश्चन मैं करा दूंगा आज, ठीक है। यस ईश्वर, मैं आपको ऐड करता हूँ पैनल में, 1 मिनट रुको। हाँ, तुम लोग क्वेश्चन नंबर 16 करो, 2 मिनट दे रहा हूँ तुमको सबको पढ़ने के लिए। वापस क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो जरा। चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, मुझे पहले वो बताओ। ये तो सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क करना था, रिवीजन हो रहा है ना? यस सर। हाँ, तो अभी फटाफट क्वेश्चन नंबर 16 देखो, फिर करते हैं अपन और इसको थोड़ा सा जुगाड़ इसका। क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई मारा क्या लोगों ने? इसका भी आंसर मैंने अपने कंसेप्ट में ही बता दिया था, आपको पता होगा तो। यस सर। मैंने यही क्वेश्चन डायरेक्ट करवाया था और मैंने बोला था कि ये कंसेप्ट सेम टू सेम जो मैं आपको मतलब मैंने हर एक केसेस में डिस्कस किया था। सपोज द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब ऑफ मास m इज थीटा नॉट। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज एम्पलीट्यूड का मतलब? व्हाट इज एम्पलीट्यूड का मतलब? ये जो एंगल है कितना है? एंगल कितना है? थीटा नॉट। थीटा नॉट। तो थीटा नॉट एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है? जब पेंडुलम ऐसे ऐसे जाता है ना, तो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी गाइस? 0। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वो उतना जा सकता है, ठीक है। v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे v इज इक्वल टू 0 होगा तो इसका एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर कितना हो जाएगा?
0 स्क्वायर डिवाइड बाय Zero. आर, तो आंसर हाँ तो 0 हो जाएगा, क्योंकि v स्क्वायर बाय आर ना भाई, v स्क्वायर बाय एल, तो यहाँ पे कोई v ही नहीं है, तो एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो मुझे एक सिंपल सी बात, पहले तो मेरा एक एक्सिस तो ये बन गया, मैंने क्या बोला, एक एक्सिस होता है जो एक्सप्रेशन की तरफ होता है, एक ऐसा होता है, तो ये दो एक्सिस मेरे, पहले तो एक्सिस बना दो, सेंटर फाइंड आउट करो, एक्सिस बनाओ, फिर अपने फोर्सेस को ड्रॉ करो। अब फोर्सेस को मैं ड्रॉ करूंगा, ग्रेविटी फोर्स mg नीचे है, टेंशन T इधर है। अब पूछा क्या है इसमें, बताओ मुझे, गाइस पूछा क्या है इसमें, टेंशन पूछा है। तो अब मुझे एक बात बताओ, देयर इज नो एक्सेलरेशन, तो mg का कंपोनेंट आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि mg इज नॉट अलोंग x एंड y एक्सिस, तो मुझे mg कंपोनेंट लेना पड़ेगा। ये mg का कंपोनेंट होगा mg cos थीटा नॉट, और यहाँ पे mg कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg कौन सा हो जाएगा, mg Sin theta naught. m sin थीटा नॉट कुछ नहीं, वो तो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल देगा। अब टेंशन की वैल्यू किसके बराबर आएगी गाइस, Mg cos theta हाँ, naught. क्योंकि F इज इक्वल टू एम है, बट देयर इज नो एक्सेलरेशन ना, रेडियल एक्सेलरेशन 0 है, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, नेट फोर्स भी कितना हो जाएगा, 0, नेट फोर्स 0, Zero. मतलब T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg cos थीटा नॉट। समझ में आ रहा है गाइस, समझ में आ रहा है तुमको Yes. जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है? Yes, sir. बस, तो T इज इक्वल टू mg cos थीटा नॉट मेरा आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, अब जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये सारा क्वेश्चन आपको होमवर्क करना था गाइस, मैं फटाफट सोल्यूशन बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी है ही, किसको चाहिए पहले आपको खुद को ट्राई मारना है, जिनके नहीं हुए खुद से ट्राई मारना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 का थोड़ा सा ट्राई मारो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा ट्राई मारो गाइस। और इसके बाद मैं इसके ऊपर एक आपको चीज बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी काम की है मतलब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो जरा, 2 मिनट दे रहा हूं मैं आपको सोचने के लिए। और इसका भी केस मैंने आपको क्लास में बताया है पिछले लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में। Yes, sir. ठीक है गाइस, क्वेश्चन देखो, स्टोन इज फास्ट, देखो यहाँ पे देखो क्या है, एक स्टोन है, मतलब एक मास m है जो लेंथ l को लगाया हुआ है,
और इट इज मूव्ड इन अ वर्टिकल सर्कल, ठीक है। सो दिस स्टोन इज मूव्ड इन अ वर्टिकल सर्कल, ऐसा कर रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ऐसे ही है ना, वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है। अब वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो बोला है जब ये स्टोन घूमते जाएगा और वो जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, जब ये स्टोन हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, जो इसकी जो यहाँ पे वेलोसिटी होगी वो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी, कम से कम कितनी वेलोसिटी हो सकती है। आपको एक चीज बोलता हूं मैं गाइस, और ये चीज अपने को वर्क एनर्जी पावर में भी काम में आने वाला है, ठीक है। आपको पता है जब हम लोग ऐसा स्टोन सर्कल में घुमाते हैं, ऐसा पूरा का पूरा ऐसा स्टोन घूम रहा है ऐसे सर्कल में, तो आपको पता है जब ये जो लेंथ है ना, जब ये इससे आगे जाता है, जब ये मास जो है ना इससे जब ऊपर जाता है यहाँ पे, तो कभी भी इसकी कुछ लोग बोलेंगे सर मिनिमम वेलोसिटी 0 हो सकती है ना, तो क्या मुझे बताओ यहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम 0 हो सकती है क्या? नो सर। कभी आपने ऐसा देखा है क्या, कभी आपने ऐसा देखा है क्या कि कोई भी एक स्टोन है ना, या कोई भी ऐसा एक मास जो ऐसा, अभी आप वीडियो देखो, ऐसा मास ना ऐसा घूम रहा है और अचानक ऊपर जाके ना सीधा इसका वेलोसिटी 0 के ऐसे गिरा, ऐसा होता है क्या कभी? नो सर। तो तुम लोग ऐसा घुमा रहे हो, थोड़ा इमेजिन करो ना, थोड़ा सा बचपन में खेलते होंगे ना, ऐसा सब करते होंगे, तो ऐसा करके ऐसा कभी होता है, ऐसा ऊपर गया और अचानक से 0। क्या बोला मैंने, ये चीज पॉसिबल? आवाज गया। यस सर। नीचे कि कभी ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना कभी भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफी अच्छा खासा जेईई मेन एंड नीट के क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं, ठीक है। जो वर्क एनर्जी पावर की बात पता चलेंगे हमको, जब ये मास ऐसे घूम रहा है, जब मास इसके ऊपर आएगा तो कभी भी ध्यान में रखना इसकी कभी वेलोसिटी 0 नहीं होगी। तो क्या 0 होगा? पहले आपने देखा होगा स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग होती है, दैट स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक। स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक मतलब क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग का टेंशन 0 हो जाएगा। हाँ, तो वेलोसिटी 0 नहीं होगी गाइस। तो कभी भी वर्टिकल सर्कल में जब पार्टिकल घूमता है तो ये 90 डिग्री, मतलब ये पोजीशन जाने के बाद कभी भी पार्टिकल का क्या पहले 0 होता है? टेंशन। तो टेंशन पहले 0 होता है, वेलोसिटी 0 नहीं होती। हाँ, लेकिन इतना आपने देखा होगा इसके नीचे, मतलब इसके नीचे वाले पार्ट में, पेंडुलम में तो आपने देखा है ना, पेंडुलम में ये 90 डिग्री क्रॉस नहीं कर रहा है, सपोज इधर तक आया, इधर के आके वापस यहाँ पे गया, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो रही है ना। ये तो देखो ना, जब पेंडुलम के केस में तो नीचे वाले पार्ट में वेलोसिटी 0, लेकिन जैसे 90 मतलब हॉरिजॉन्टल क्रॉस करेगा, जैसे 90 डिग्री एंगल क्रॉस करेगा, ऊपर जाएगा, तो वेलोसिटी 0 नहीं होगी, टेंशन 0 होगा। ध्यान में रखना ये चीज, जो मैं पॉइंट आपको यहाँ पे बोला है वो दिमाग में रखो, मतलब रट लो, मतलब इसको रट लो, मतलब दिमाग में रख लो। फिर जिसका वो ये नहीं हो रहा है, मतलब जिनको ये ऑब्जर्वेशन दिमाग में नहीं आ रहा है, जरा घर पे जाके एक आध स्ट्रिंग पे लगाओ मास और घुमाने का कोशिश करो, तुमको समझ में आएगा, ठीक है। धीरे धीरे घुमाओगे तो पेंडुलम बनेगा, पेंडुलम में वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन जैसे ये पेंडुलम 90 डिग्री क्रॉस करके हॉरिजॉन्टल पोजीशन क्रॉस करके ऊपर जाता है, तो कभी भी वेलोसिटी 0 ऊपर नहीं होगी, टेंशन 0 हो जाएगा, मतलब स्ट्रिंग गायब हो जाएगी, ऐसा पकड़ लो। स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी और पूरा का पूरा पार्टिकल जो है वो स्ट्रिंग स्लैक होकर ऐसा करके गिर जाएगा नीचे, समझा? ये समझ में आया? मतलब Yes, sir. ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन नंबर 10 में, क्या पूछा है देखो, कि ये जब वर्टिकल सर्कल में घूमता है, जब ये मास यहाँ पे आता है, तो बोला है कि इसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी। तो मिनिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए तुमको पहले क्या करना पड़ता है बताइए? ये सेंटर है ना, पहले सेंटर फाइंड आउट करो। मैंने सपोज यहाँ पे इसका टेंशन यहाँ पे लिखा, ग्रेविटी mg यहाँ पे लिखा, और एक्सेलरेशन भी कहाँ पे, एक्सेलरेशन भी कहाँ पे, टुवर्ड्स कहाँ पे? टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटर ही है। तो कोई भी मुझे बताओ इस केस में कोई भी चीज को कुछ कंपोनेंट लेने की जरूरत पड़ी क्या? नो सर, नहीं लेगी। तो अपन ने टी और mg एक ही डायरेक्शन में है, तो मैं f नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखूंगा। तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में दोनों फोर्सेस है, तो t प्लस mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इंटू क्या हो जाएगा? v स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? l। अब मैंने आपको एक सिंपल सी बात बोली थी पहले, इसमें इसको मिनिमम करना है मुझे, तो इस वाले साइड को भी मुझे क्या करना पड़ेगा? इस वाले साइड को भी मुझे क्या करना पड़ेगा? मिनिमम। अब ये मिनिमम कब होगा? ग्रेविटी को चेंज कर सकते क्या? मास को भी चेंज नहीं कर सकते, तो टेंशन की वैल्यू कितनी करनी पड़ेगी अपने को?
0, तो ये मैथमेटिकली भी प्रूव हो गया। तो वेलोसिटी मिनिमम करने के लिए मुझे टेंशन 0 करना पड़ता है, क्योंकि किसी ने बोला कि स्पीड मुझे मिनिमम चाहिए, तो इस केस में v मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगी? LG। हाँ, नहीं mg नहीं, mm कैंसिल हो गया, अंडर रूट ऑफ gl बराबर। कभी कभी कुछ लोग नीट वाले लोग तो इसको रटवाते हैं, मतलब बहुत सारे क्लासेस में जो ये चीज रटवा देते हैं कि फाइंड द मिनिमम स्पीड एट द टॉप मोस्ट पॉइंट रूट gl, डायरेक्ट रटा दिया, ठीक है। हाँ ते बंधन करो, ठीक है, वाईफाई, एक मिनट। हे गेलाय का? हे तुला तर सेट करावं लागेल। ते सॉफ्टवेअर डाउनलोड झालेलं का नाही? झालेलं आहे, सॉफ्टवेअर डाउनलोड झालेलं आहे ना, कनेक्ट करावं लागेल। हां, नाही मग ते बदलायचं आम्हाला, म्हणून मी आतिफला बोलवलं। आतिफला बोलला की लॅपटॉप घेऊन त्याच्यानंतर सेटिंग चेंज केलेली का कोणती? हां, कॅमेराची हे सेटिंग चेंज केली असेल। बघ बरं जरा तू, हे एकदा लाव तेव्हा इथे हे। हा झालं झालं झालं, नाही अजून नाही झालं का? झालंय वाटतं, झालंय, हा झालं। समझ में आया गाइस? जो क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, अब मैं आपको एक नया कंसेप्ट बताता हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 18 एंड 18 है, ठीक है। 18 20 क्वेश्चन भी बहुत मतलब एडवांस बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है वो भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 साइकिल वाला क्वेश्चन तो आपको ही करना है, ट्राई मारते रहना उसको गाइस। अब यहाँ पे देखो, पहले अब थोड़े से एक दो कंसेप्ट जो पढ़े हुए वो उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज नहीं बता देता हूँ, जो क्वेश्चन बचे हुए, ठीक है। क्वेश्चन बचे हुए वो अपन कर लेते हैं। अब मुझे पहले तो एक बात बताओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब मैं 2 कंसेप्ट जो बताने जा रहा हूँ अभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। पहले मैं बता देता हूँ, अभी कहीं ध्यान से सुनो, जो मैं क्वेश्चन जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे देखो, सपोज एंगल ऑफ बैंकिंग है, ठीक है। ये सपोज एंगल ऑफ बैंकिंग है। एंगल ऑफ बैंकिंग मतलब क्या? एक मास m है, ठीक है। ये मास m कैसे जा रहा था? कोई किसी का माइक ऑन है, बंद करो। हाँ, ये ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो इसका सेंटर तो यहाँ पे रहेगा, ये मेरा इसका सेंटर है, ठीक है। इसका सेंटर है, राइट। अब ये सेंटर है, तो इसका एक्सेलरेशन कहाँ पे रहेगा गाइस? इसका एक्सेलरेशन कहाँ पे है? इसका जो एक्सेलरेशन है वो कहाँ पे रहेगा? टुवर्ड द सेंटर रहेगा, v²/r, क्योंकि सपोज अपन पकड़ते हैं वो v² मतलब v से जा रहा है। अब मैं सारे केसेस यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। पहले मुझे होता एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर रहेगा, तो मैं एक्सिस भी बना देता हूँ। पहले तो कुछ नहीं यार, मतलब सारे एक्सिस वगैरह बना दो अपना बिना दिमाग लगा के। ये तो इसमें दिमाग लगाना था ही नहीं कभी, ठीक है। ये बिना दिमाग लगा के मैंने बना दिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सब बना दिया, ठीक है, बना दिया है सारा। अब मुझे बताओ, मेरा ग्रेविटी भी निकाल दो। चलो ग्रेविटी भी निकाल देते हैं। mg ये होगा और नॉर्मल फोर्स ये होगा। और कोई ये समझ में आ रहा है तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो गाइस, तो यहाँ पे ये नॉर्मल था, ये ग्रेविटी था, और ये था मेरा एंगल। हाँ बोलो सर, आपकी आवाज एको हो रही है। अभी ये हो रही है? एक बराबर आ रही है? अभी आप बराबर आ रही हो? एको हो रही है सर। एको हो रही है?
भाई एक और हो गया गाइस सबको? यस Yes, यार sir. Complete हो गया Yes, सर। sir. एक और Not really echo, but yeah, it's a little. एक मिनट रुको जरा, एक मिनट मेरे को जरा देखने दो फिर। एको तो नहीं होनी चाहिए वैसे। No, so it's a little low. Echoing. अभी आ रहा है बराबर? Yes, यस sir. सर। या अभी भी एक और है? अभी No, ठीक है ना? Yes, sir. यस सर। अभी यहाँ पे देखो, ये एक्सेलरेशन है, नॉर्मल फोर्स है, mg है, सब कुछ हो गया बराबर। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने एक केस लिया, ऐसा पकड़ लो गाड़ी में बिल्कुल, मतलब केस 1, केस 2, केस 3, 3 केस लूंगा मैं। केस 1 मतलब पता है ना, कार ट्रैवल कर रही है, कार से सर्कुलर मोशन कर रही है, और मैंने बोला कि यहाँ पे कार के टायर में फ्रिक्शन ही नहीं है। तो इफ फ्रिक्शन इज जीरो, इफ फ्रिक्शन इज जीरो, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है भाई? फ्रिक्शन ही नहीं है, तो मुझे बताओ कार सर्कुलर मोशन कर पाएगा क्या? नो। No, sir. कर भाई सकता है सर। नहीं, हाँ, लेकिन वो कर रहा, करने के लिए मैंने क्या किया है? एंगल ऑफ क्या किया है बैंकिंग। भाई? बैंकिंग क्यों करवाया? बैंकिंग क्यों करवाया कि ये जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए फ्रिक्शन है ही नहीं, तो फ्रिक्शन नहीं है तो एटलीस्ट नॉर्मल फोर्स का ये वाला कंपोनेंट कितना है? वो n sin थीटा, और ये वाला कंपोनेंट n cos थीटा। तो अभी उसको कौन करवा रहा है? कौन सर्कुलर मोशन करवा रहा है? n sin n sin थीटा करवा रहा है, बराबर ना? यही तो भाई, यही तो मैंने करवाया ना, इसलिए तो एंगल ऑफ बैंकिंग किया है ना अपन ने। समझ में आ रहा है क्या? yes sir यस मुझे सर। बताओ इस केस में पहले तो कार जा कैसे रही है? कार जा कैसे रही है? कोनिकल, मतलब ये कार पेज के बाहर निकल के से अंदर घुस रही है। पहले तो आपको सर्कुलर मोशन समझ में आना चाहिए। देखो सर्कुलर मोशन कुछ इस तरीके से समझ में आ रहा है ना कार का? ठीक yes है। sir yes sir Yes, sir. तो अब यहाँ पे यस, हाँ, तो क्योंकि कुछ लोग भूल जाते हैं सब, मतलब मैं जब बोलता हूँ तो भूल जाते हैं, क्योंकि अभी देखो अब सब अच्छा वाला केसेस, आज मैंने आपको जैसे बोला था, आज थोड़ा सा अपन अच्छे वाले लेवल पे पढ़ेंगे, क्योंकि सर्कुलर मोशन तो पहले 2 लेक्चर में खत्म हो चुका है। सर्कुलर मोशन फर्स्ट 2 वाले लेक्चर्स में खत्म हो चुका है। इवन क्वेश्चन नंबर 22 भी अच्छा क्वेश्चन है, उसको मैं सब जेई एडवांस वाला ही बोल दूंगा, ठीक है, चीजों को। अब यहाँ पे क्या फ्रिक्शन जीरो है, तो फ्रिक्शन जीरो है उस केस में। फ्रिक्शन जीरो होने के बाद भी, ये केस मैंने वैसे भी पहले डिस्कस कर चुका हूं मैं, n sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mv² बाय r, ठीक है, और n cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? mg कर चुका हूं मैं, राइट? क्या होगा यहाँ पे? tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी? tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी? v² बाय rg। अब मैं बोलता हूँ, अब मुझे बताओ, मतलब कार के अंदर फ्रिक्शन नहीं है तो उसको, और सिंपल मुझे बताओ, अपने जो रोड होते हैं, अब ऐसा बोलो आप खंडाला के घाट पे गए, अब खंडाला के घाट पे जो रोड उन्होंने ऐसे बैंक करवा के रखा है, क्या आप आपका उसका बैंकिंग चेंज कर सकते हो क्या अपने कार के लिए? no sir जो भी एंगल ऑफ No, बैंकिंग है, sir. थीटा आप चेंज कर सकते हो, तो थीटा बेसिकली वही रहेगा। थीटा क्या रहेगा? वही रहेगा कि नहीं? तो आपको Yes. उधर बिना फ्रिक्शन, मतलब आप आपकी मारुति 800 लेके जा रहे हो, और वो भी बिना फ्रिक्शन वाले, मतलब कार एकदम मस्त, आपके कार के जो टायर एकदम मस्त अच्छे खासे घिस चुके हैं, तो आपको कितना स्पीड रखना पड़ेगा गाइस? आपको कितना स्पीड रखना पड़ेगा इस V0 की? ये अब इसको मैं V0 बोलता हूँ, तो बिना सपोज फ्रिक्शन रिक्वायर्ड आपको कितना स्पीड रखना पड़ेगा? RG कितना भाई? इतना स्पीड तो रखना, इतना स्पीड रखोगे तो ही क्या होगा? तो क्या होगा गाइस? तो ही आप क्या कर सकते हो? उस पर्टिकुलर रेडियस पे क्या मार सकते हो? circular motion सर्कुलर मोशन कर सकते हैं। नहीं तो आपका वो टर्न होगा ही नहीं, आप सीधा खाड़ी में, मतलब खाड़ी के दरी में चले जाओगे, मर जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिंपल, अब मुझे बताओ तभी भी अंदर अंदर कभी भी ड्राइवर जो चला जाए ना, उसके अंदर मतलब आप सब चला रहे हो, आपको स्टड बनने की सपोज आदत हो गई, आपने क्या किया? टर्न मार रहे, चलो अपन ज्यादा स्पीड से मारते हैं, ये जो वेलोसिटी है ना उससे ज्यादा आपने करने की कोशिश की, तो क्या होने वाला है बताओ मुझे? इस केस में मैंने इस वेलोसिटी को बढ़ाने की कोशिश की, तो ना आप tan थीटा चेंज करते हो ना g, तो क्या बढ़ना पड़ेगा? क्या बढ़ाना पड़ेगा फिर अपने को? आर। भाई r बढ़ेगा ना, मतलब इसका मतलब आपको क्या है? ज्यादा वाला टर्न, मतलब ज्यादा रेडियस पे टर्न आपको मारना पड़ेगा। ज्यादा रेडियस पे टर्न, सपोज रोड ही नैरो है, ज्यादा रोड है ही नहीं, तो आप क्या जाओगे? बाहर चले जाओगे ना। आप समझ रहे हो? यस सर।
Yes, हाँ sir. लेकिन 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 इन जनरल अब हम लोग क्या करते हैं, देखो इस केस में अपन क्या करेंगे, केस 2 में ऐसा पकड़ लेते फ्रिक्शन भी है। क्या बोला मैंने, फ्रिक्शन भी है। आपके कार के टायर में फ्रिक्शन 0 नहीं है, फ्रिक्शन भी है, और अब कार का रोड भी बैंक है। देखो दोनों के साथ में आ रहे हैं, अभी समझने की कोशिश करो, यहाँ पे दोनों केसेस क्या आ रहे हैं, साथ में आ रहे हैं, समझ में आ रहा है? Yes, यहाँ sir. पे कहा, तो अब दोनों केसेस साथ में आ रहा है ना, देखो क्या होगा। अब यहाँ पे केस 1 लिया ना मैंने, अब यहाँ पे देखो केस 2 में यहाँ पे बता रहा हूँ, केस 2 गाइस ध्यान से सुनो, केस 2। अब सपोज कोई ऐसा बंदा है जो जिसको स्पीड बढ़ाना है वेलोसिटी v0 से ज्यादा, तो उसको अपना कार का स्पीड रखना है, बट वो कितना है, वेलोसिटी v0 से ज्यादा। तो मुझे होता है रेडियस क्या होने की कोशिश करेगी, रेडियस क्या होने की कोशिश करेगी भाई, रेडियस जो है वो क्या करने की कोशिश करेगी, बढ़ने की कोशिश करेगा। मतलब मुझे होता है जो कार है, कार वो कहाँ पे जाने की कोशिश करेगा, रेडियस। मुझे बताओ ये रेडियस है ना भाई, ये रेडियस थी, अब मैंने बोला रेडियस बढ़ने की कोशिश करेगी, तो कार कहाँ पे जाने की कोशिश करेगी, राइट आउटवर्ड ना, मतलब कहाँ पे, राइट साइड में थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेगा। कार Yes, ऊपर sir. जाने की कोशिश करेगा तो उसको फ्रिक्शन कहाँ पे अड़ाएगा, फ्रिक्शन कहाँ पे अड़ाएगा, फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा इस केस में, फ्रिक्शन तो है ना। अब रेडियस बढ़ने की कोशिश करेगी तो मुझे बताओ फ्रिक्शन इस केस में कहाँ पे आएगा, कार बाहर जाने की कोशिश करेगी तो फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा, B की तरफ. अरे भाई ऐसा आएगा ना, पीछे आएगा ना फ्रिक्शन, समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? समझ रहा है सर. अब मुझे बताओ कार का स्पीड उसने बढ़ाते गया बढ़ाते गया बढ़ाते गया, तो फ्रिक्शन भी क्या होते गया, फ्रिक्शन भी क्या होते गया, बढ़ेगा. बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। एक बात के बाद फ्रिक्शन की कौन सी वैल्यू मिल जाएगी अपने को, कौन सी वैल्यू हो जाएगी गाइस, मैक्सिमम वैल्यू। Yes, उसके sir. ऊपर उसने स्पीड बढ़ाया तो वो चला जाएगा, फिर फ्रिक्शन भी उसको नहीं रोक पाएगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझो। उसके बाद एक स्पीड के बाद तो फ्रिक्शन भी उसको रोक नहीं पाएगा, वो बाहर चला ही जाएगा, समझे? Yes, sir. ठीक है। हाँ, तो जनरली इस क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है पता है, केस 2 में ये पूछा जाता है कि फाइंड दैट वी मैक्स, कितने मैक्सिमम स्पीड से वो उसी रेडियस पे घूम सकता है। समझ में आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन आता है। फाइंड वी मैक्स, कितना मैक्सिमम स्पीड वो उसी उधर ही रहेगा, रेडियस चेंज नहीं होगा, क्योंकि रेडियस चेंज, देखो स्पीड बढ़ाते गया तो ये इट विल टेंड टू मूव आउटवर्ड, दिस बॉडी विल टेंड टू मूव आउटवर्ड, बट वो बॉडी बाहर जाएगी नहीं, वो उधर ही रुकेगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन है। लेकिन क्या होगा, अपन स्पीड और भी बढ़ाते गए और स्टड बनने गए, ठीक है, स्पीड बढ़ते गए, एक स्पीड के बाद क्या होगा कि अपनी फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू क्रॉस कर देगा और बॉडी सीधा बाहर आ जाएगा। समझ में आया? तो अभी वो बाद में Yes, लिखते, sir. पहले इक्वेशन लिख देते, पहले इक्वेशन लिख लेते। ये फ्रिक्शन है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। अब थीटा होगा तो मुझे बताओ किसके कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, एक्स एंड एक्सिस पहले ही ड्रॉ करके रखे हैं अपन ने। फ्रिक्शन के कौन से कंपोनेंट होंगे बताओ मुझे यहाँ पे, ये कंपोनेंट क्या होगा, F cos theta. ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और नीचे वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ Sin theta. साइन थीटा। ठीक है, अब मुझे पहले बताओ एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना है। अलोंग वाई एक्सिस को इक्वेशन लिखना पड़ेगा, तो अलोंग वाई एक्सिस देयर इज नो एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पे अभी सिर्फ n cos थीटा इज इक्वल टू mg लिखते थे ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लिखते थे n cos थीटा इक्वल टू mg, यहाँ पे n cos थीटा इक्वल टू mg लिखना पड़ेगा क्या, नहीं है ना। इसमें क्या लिखना पड़ेगा अपने को, इधर क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे अपने को थोड़ा सा कुछ अलग लिखना पड़ेगा, बराबर ना। F sin theta. हाँ हाँ, n cos थीटा इक्वल टू क्या, mg प्लस f sin थीटा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, और अलोंग एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा बताओ मुझे, अलोंग एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा। पहले अलोंग एक्स एक्सिस लिख देता हूँ मैं, रेड में लिखता हूँ, रुको एक मिनट, या फिर इसमें लिख देता हूँ। हाँ, क्या होगा, n sin theta plus F cos थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब m इंटू वी स्क्वायर बाय आर। कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. ठीक है, उसके नीचे वाला इक्वेशन क्या आएगा, n cos थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा। मतलब जनरली इज इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन, mg प्लस f sin थीटा। एक काम करता हूँ मैं, इस f sin थीटा को यहाँ पे लेके आता हूँ, तो n cos थीटा माइनस क्या हो जाएगा, F sin theta. हाँ, तो मैं इसको ऐसे लिखने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए मैंने क्या लिखा है, ठीक है। इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया, n cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ मैंने वेलोसिटी बढ़ाते गया, तो मुझे बताओ जैसे ही मैंने वेलोसिटी बढ़ाते गया तो ये वेलोसिटी मुझे v max पूछा है,
तो मुझे होता है इस Vmax के केस में यहाँ पे फ्रिक्शन की कौन सी वैल्यू लेंगे अपन? फ्रिक्शन भी क्या लेंगे अपन? मैक्सिमम। मैक्सिमम। कुछ मुझे कोई बोल सकता है मुझे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? म्यू एस इंटू एन। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? म्यू एस इंटू एन। अब मुझे बताओ इस इक्वेशन में n को कॉमन निकालो, दोनों को डिवाइड करो तो n कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों Yes, इक्वेशन sir. को मैंने डिवाइड किया Yes, sir. तो क्या बन जाएगा? n कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे बताओ इस इक्वेशन में क्या आएगा? इक्वेशन क्या आएगा? यहाँ पे जगह नहीं बची, या फिर एक काम करता हूँ मैं इस तरफ नहीं लिखता मैं, क्योंकि उस तरफ मुझे थर्ड केस भी लिखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे बताओ, देखो यहाँ पे क्या आया, साइन थीटा। देखो समझने की कोशिश करो मैं क्या लिखा है, इंटू म्यू एस कॉस थीटा डिवाइड बाय, क्योंकि नॉर्मल फोर्स मैंने कॉमन निकाला हुआ है, ठीक है। चाहिए तो मैं लिख के रखता हूँ, फिर उसको कैंसिल कर दूंगा। ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कराओ, नॉर्मल फोर्स दोनों जगह पे कॉमन है, ऊपर नीचे भी कॉमन है। कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू वी मैक्स स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आ गया? आर जी। एन कैंसिल हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो मैंने लिखा है, ठीक है। हाँ, कोई इसमें ना और एक तरीका है, और एक तरीका इससे लिखते हैं, इन दोनों ऊपर और नीचे वाले इक्वेशन को ना कॉस से डिवाइड करो। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा अच्छा होगा आपका, तो ऊपर और नीचे कॉस से डिवाइड करो तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा। तो tan थीटा प्लस म्यू एस। तो इसी चीज को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके मैं लिखूंगा, तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं मैं, tan थीटा प्लस म्यू एस डिवाइड बाय, यहाँ पे कॉस थीटा से और इधर भी डिवाइड करो तो कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। ये जो मैं लिखा है ये भी समझ में आ रहा है कि नहीं आया समझ में? ये तो मैथमेटिक्स करके लिखा है मैंने। दोनों इक्वेशन को ऊपर और नीचे कॉस थीटा से डिवाइड करो, ठीक है भाई। नीट वालों को, मुझे लगता है नीट वालों को समझ में आया नहीं आया पता नहीं मुझे। तो अब वीमैक्स आ जाए। अब तो मुझे बता इस इक्वेशन से मुझे क्या मिल गया। देखो ये जो मैं इधर ये जो कर रहा हूं मैं, यहाँ पे जो लिख रहा हूँ इसका है, इसका पार्ट है। क्या आया मुझे? व्हाट इज वीमैक्स की वैल्यू? मैं यहाँ पे जो एक फॉर्मूला लिखता हूँ, ये फॉर्मूला कभी कभी फॉर्मूला नहीं है लेकिन एक काम में आता है डायरेक्टली। क्या आया? आरजी को यहाँ पे लेके जाओ, अंडर रूट मारो, क्या होगा आंसर? tan थीटा प्लस क्या आया? म्यू एस डिवाइड बाय, इधर क्या हुआ? tan थीटा 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। हाँ, 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है यहाँ पे? बेसिकली इन दो इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को मैंने क्या किया? इन दोनों को मैंने क्या किया? यहाँ पे लिखता हूँ, डिवाइड किया बस। बाकी तो डिवाइड 1 और 2 ये आपको जब आप लिखोगे ना तो आप समझ के लिखोगे कैसे आया। ये आपका मैथ का काम है, ये फिजिक्स था ही नहीं इसमें, ठीक है। बस इक्वेशन लिखना फिजिक्स था। अब किसी ने बोला, कोई ऐसा बोलेगा सर हम लोग कार, मतलब वो V0, देखो मतलब एक बंदा है V0 स्पीड से जा रहा है, मत उसको फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है। मुझे बताओ V0 स्पीड से गया तो फ्रिक्शन की जरूरत है क्या? पहले वाला केस देखो, नो सर, नहीं है। हाँ, V0 से उसने स्पीड बढ़ाने की कोशिश की तो फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा? कहाँ पे आएगा फ्रिक्शन? नीचे, इस तरीके से। अब कोई बोलेगा सर नहीं मुझे और कम, मुझे V0 से ना कम स्पीड में जाना है, तो कुछ लोग होंगे वो बोलेंगे नहीं मुझे तो कम स्पीड में जाना है। तो मैंने केस 3 लिखता हूँ यहाँ पे, केस 3 देखो। केस 3 में इफ स्पीड इज लेस देन V0, तो मुझे बताओ रेडियस क्या होने की कोशिश करेगी? रेडियस क्या होगा फिर इस केस में? रेडियस क्या होगा? डिक्रीज। अब रेडियस डिक्रीज होगा, रेडियस डिक्रीज होगा तो ये फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे आएगा? जो इधर था वो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे आएगा अभी? ऊपर। तो मैं यहाँ पे केस को ड्रॉ करता हूँ। ये जो फ्रिक्शन इधर था वो फ्रिक्शन इधर आया, बाकी सब कुछ सेम, एंगल थीटा। तो फ्रिक्शन के जो दो कंपोनेंट थे, एक कंपोनेंट कैसे आया? एफ कॉस थीटा ऐसे आया, एक कंपोनेंट एफ साइन थीटा ऐसे आया। अब समझ रहे हो? जो मैं ब्लू में लिखा है, जो एक्चुअली लाइट ब्लू कलर में जो लिखा है मैंने, स्काई ब्लू में, तो स्काई ब्लू कलर में लिखा है वो थर्ड केस है। समझ में आ रहा है भाई? Yes, वो थर्ड केस है। तो मुझे बताओ इस केस में n sin थीटा प्लस f cos थीटा। अब इक्वेशन क्या आएगा फिर? n sin थीटा माइनस f cos थीटा। समझ में आ रहा है? जैसे इस केस में n sin थीटा प्लस f cos थीटा था, तो यहाँ पे n sin थीटा एंड f cos थीटा दोनों को क्या करेगा? वो दोनों क्या हो रहे? अलोंग एक्स एक्सिस का इक्वेशन लिखो ना, देखो n sin थीटा एंड f cos थीटा दोनों क्या हो रहे? सब्ट्रैक्ट हो रहे? सब्ट्रैक्ट। हाँ, तो मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहे। इसका मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ ग्रीन में लिखता हूँ, ये प्लस के जगह यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में जो प्लस है उसके जगह यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। और आप देखोगे ये जो माइनस था, देखो ना, n cos थीटा प्लस f sin थीटा, n cos थीटा प्लस f sin इक्वल टू mg हो जाएगा।
ब्लू वाला देखो, ब्लू वाला थर्ड केस, तो यहाँ पे माइनस की जगह, नीचे माइनस की जगह क्या आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। तो बेसिकली ध्यान में रखना, इक्वेशन सब कुछ सेम रहेंगे। केस 3 के लिए, केस 3 का इक्वेशन में डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसको वी मीन बोलता हूं मैं। वी मीन की वैल्यू क्या होगी पता है, ऊपर वाला प्लस है ना, उसको माइनस कर लो, तो यहाँ पे आएगा tan थीटा माइनस म्यू एस, और नीचे वाला माइनस था उसको क्या कर लो भाई, एफबीडी बनाओ ना, समझ में आएगा तुमको। समझ ये समझ में आया तुमको मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। देखो थर्ड केस जो है, थर्ड केस क्या था, इफ स्पीड इज लेस देन वी नॉट, तो क्या होने वाला है बताओ मुझे। स्पीड लेस देन वी नॉट था, तो रेडियस क्या होगी, कम होगी। अब कम होगी तो फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा, कम होगी मतलब ये कार नीचे आने की कोशिश करेगी, तो फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा, ऊपर। तो अब जो फ्रिक्शन जो मैंने ग्रीन में यहाँ पे लिखा था, मतलब अभी ब्लू वाला फ्रिक्शन देखो, जो एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, एफ ऐसे आएगा, और इक्वेशन मैंने लिखा, तो बस कुछ नहीं, ये वापस ये के ये सारे केस अपन केस में लिख सकते हैं, लेकिन वो वापस इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं। मतलब यहाँ पे जो इक्वेशन आते हैं ना, वो कैसे आते पता है, एन साइन थीटा, मतलब लिखना है तो मैं लिख ही देता हूँ। यहाँ पे इक्वेशन आएगा एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा पता है, एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। और यहाँ पे फिर एन कॉस थीटा प्लस क्या होगा, एफ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी। बट इन दोनों इक्वेशंस को मैं डिवाइड करूंगा। नाउ सपोज इफ आई डिवाइड दिस टू इक्वेशंस, एम जी, ठीक है, ये समझ जाओ, एम जी, इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो ये इक्वेशन आएगा। समझ में आ रहा है गाइस? देखो ये बड़ा सा मैंने कुछ चीज बताई, ये थियोरेटिकल पार्ट था, वापस थोड़ा सा अच्छे लेवल का था, ठीक है। तो ये इतना सब कुछ आपको भी लिखना है, इतना सब कुछ आपको लिखना है, ठीक है। तो अभी जिन लोगों ने नहीं सुना है, ठीक है, जिन लोगों ने ये चीज नहीं सुना है, वो उनको तो वीडियो वापस देखना पड़ेगा। इधर प्लस एंड माइनस है, बस इस प्लस की जगह यहाँ पे माइनस हुआ, इस माइनस की जगह यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। दो इक्वेशन बाकी से कुछ सेम रहा, ठीक है। तो फटाफट लिख दो, चलो फटाफट लिख दो, इस पूरे चीज को फटाफट लिख दो, केस 1, केस 2 एंड केस 3 तीनों को फटाफट लिख दो। सर हाँ बोलो। सर मुझे आर और एफ में मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब आपने बोला कि रिलेटिव मोशन को फ्रिक्शन अपोज करता है ना सर। तो सर मतलब अगर वो ऊपर जाएगा तो मतलब फ्रिक्शन ऊपर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो तुम मुझे एक बात बताना, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा। कार ऊपर इफ कार टेंड्स टू मूव अपवर्ड, फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा, इट विल अपोज ना। यस सर, अपोज करेगा। पर सर मतलब इधर क्यों नहीं, मतलब वो रिलेटिव मोशन का आपने जो डेफिनेशन बोला था फ्रिक्शन, तो रिलेटिव मोशन यहाँ पे कुछ है ही नहीं ना। कौन सा रिलेटिव मोशन की बात कर रहा है तू, यहाँ पे टायर को देख रहा है तू। हाँ सर। नहीं टायर देख, यहाँ पे टायर तो भाई, टायर तो आउटवर्ड आते हैं, वो टायर का स्कीडिंग ऐसा वाला होता है, टायर ऐसे ऐसे नहीं घूम रहे यहाँ पे, ऐसे ऐसे घूमने से वो ऐसा कार घूम रहा है, वो आउटवर्ड आ रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, तू ऐसा नॉर्मल अभी यहाँ पे टायर कंसीडर मत कर, इधर ब्लॉक कंसीडर करने, तो कंफ्यूज हो जाएगा तू। ओके सर। नॉर्मल ब्लॉक रखा मैंने, उसको घुमा रहा हूँ, तो कहाँ पे आएगा बता मुझे। डोंट कंसीडर टायर, टायर को कंसीडर ही मत कर, नॉर्मल ब्लॉक कंसीडर कर। अब ब्लॉक टेंड्स टू मूव अपवर्ड, तो फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा, नीचे। नीचे, बस। सर एंड बेसिकली फ्रिक्शन उसको एक जगह पे रहने के मतलब उसके हेल्प कर रहा है ना सर, ब्लॉक को। बिल्कुल वही तो होता है ना, पता है ना तुमने, पत्थर तू जब तक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्रॉस नहीं होती तब तक वो बाहर ही नहीं जाता, समझा। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एक बार क्रॉस हो गई तो फिर इट विल ट्राई टू मूव आउटवर्ड। समझ में? देखो क्योंकि इस चीज को अपन सूडो फोर्स से नहीं कर रहे हैं, इसको अपन किससे कर रहे हैं हम लोग, ये सब हर एक चीज को किससे देख रहे हैं अपन, ग्राउंड। सर हाँ बोलो। सर डाउट भेजा। क्या हो गया? चलो ये लिखो फटाफट, इसको पहले लिखो इसको, और इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 18 है, इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 18 है। सर मैंने डाउट भेजा है।
एक्सेलरेशन किसके वजह से आता है? फोर्स के वजह से आता है। सोचो ये चीज, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आया हुआ है, भाई तुम लोग फटाफट लिखो पहले इसको, 5 मिनट लो, फटाफट खत्म करो और समझ के लिखो, समझने की लिखने की कोशिश करो। देखो चीजें जो डिफिकल्ट बनती है तो थोड़ा सा पंगा होता है। तो ये जैसे डिफिकल्ट केस बताई मैंने, और एक क्वेश्चन नंबर 18 की केस है। अब ये एक्चुअली देखा जाए तो जेई एडवांस टाइप का कंसेप्ट होना चाहिए था, लेकिन डायरेक्टली 2 बार, क्योंकि जेई मेन के अच्छे लेवल पे जेई नीट में ये डायरेक्टली ये आंसर्स मतलब जिसको एक बार किया हुआ है 2 बार इस चीज को रिपीटेडली पूछा गया है नीट में। जेई मेन में भी पूछा गया, तो जेई मेन में जो पूछते हैं वो नीट में वापस आता है। तो जेई नीट में एक क्वेश्चन डायरेक्ट वैसा का वैसा, जिसको आंसर पता था ना, तो जनरली हम लोग तो अपने क्लास में कराते, जिसको पता था कि ये सब है डायरेक्टली वो टिक कर दिया बिना सॉल्व करके, समझे। तो कभी भी क्या है ना, डेरिवेशन करते रहो। मतलब आप जब पूरे का पूरा फिजिक्स में जो चीजें होती है वो डेरिवेशन करते रहोगे, क्वेश्चंस को वापस सॉल्व करते रहोगे, तो कभी कभी क्या होता है कि आपको एग्जाम में ना डायरेक्टली आप टिक करके आओगे, मतलब विद इन 10 सेकंड आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आओगे, आपने देखा होगा तो। ठीक है, चलो इसको फटाफट लिखो।
गाइस लिख के हो गया क्या गाइस? 2 मिनट। 1 minute, sir. हाँ नो सर। हम्म। गाइस लिख के हो गया क्या है? ठीक है गाइस, चलो अब ये केस तो हो गया। सुनो यहाँ पे, नहीं ब्रेक भी कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 बजे अपने को खत्म करना है, क्योंकि आपको सेकंड लेक्चर रोटेशनल मोशन का भी अटेंड करना है ना। आप लोग रोटेशनल मोशन का लेक्चर ही नहीं देखा क्या? मतलब पहला वाला लेक्चर देखा ही नहीं क्या? सर देखा लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। सेंटर ऑफ मास, अरे सेंटर ऑफ मास क्या? एक मिनट मुझे एक बात बताओ, सेंटर ऑफ मास सिर्फ एक क्वेश्चन के वजह से आपने सब कुछ लेक्चर छोड़ दिया क्या? आपने वो एक क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन मैंने किया था वो सेंटर ऑफ मास का है, उसके बाद तो नॉर्मली क्वेश्चन है। मुझे तो व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास क्या होता है मुझे बताओ। एक डिस्क, एक रिंग है, रिंग का सेंटर ऑफ मास ये होता है, ठीक है। अब मैंने बोला कि कोई सपोज एक ये वाला स्फीयर, एक सेंटर ऑफ मास मतलब क्या, पूरा का पूरा, वो पूरा का पूरा मास किसमें अपन कहाँ पे कौन से पोजीशन पे रख सकते हैं, उसको हम लोग सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। अब स्फीयर है तो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? सेंटर पे होगा ना, और कहाँ पे होगा? ठीक है, तो एक्सिस यहां से पास हो रही है, मतलब अपन घुमा रहे हैं उसको इस तरीके से, समझ रहे हो? तो जो सिर्फ एक क्वेश्चन था वहां पे, जो पहला क्वेश्चन कि 2 मासेस दिए, एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, तो फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिर्फ वो एक क्वेश्चन की वजह से आपने पूरा लेक्चर बंद कर दिया। नहीं सर, मतलब एक्चुअली 3-4 क्वेश्चंस थे स्टार्टिंग के, एक नहीं था, तो अराउंड 15 मिनट का देखा, लेकिन उसके बाद फिर लगा कि पूरा लेक्चर सेंटर ऑफ मास पे डिपेंडेंट होगा। 3-4 क्वेश्चन थे। नहीं है, वैसा नहीं है, सिर्फ पहले ही 2 क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास के ऊपर, बाद में सेंटर ऑफ मास का कुछ काम भी नहीं। सेंटर ऑफ मास मतलब आपको डिस पता ही है। सर हाँ बोलो।
2 क्वेश्चन हो गए जो मैक्सिमम। हाँ वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो डेरिवेशन है ना सर, वो बहुत हार्ड है सर। कौन सा डेरिवेशन? डेरिवेशन है ही नहीं कोई। सर वो आपने डिस्क का, रिंग का, फिर स्पीयर, हाँ इंटीग्रेशन। हाँ तो इंटीग्रेशन वो हार्ड है, वो जेई एडवांस का कंसेप्ट है। हाँ सर वो थोड़ा टफ जा रहा है काफी। हाँ तो वो जो तू क्या कर रहा है, जेई एडवांस कर रहा है, जेई मेन कर रहा है, नीट कर रहा है? एडवांस कर रहा है तो फिर तेरे को करना पड़ेगा। फिर तेरे को तेरा दिमाग पहले तो बढ़ाना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है। तो गाइस क्या होता है, आपको सिंपल सी बात है, इंटीग्रेशन का जो मैं वैसे भी आपको कैलकुलस बताऊंगा कि कैसे कैलकुलस यूज होता है फिजिक्स में। और कैलकुलस मैक्सिमम जेई एडवांस के मैक्सिमम क्वेश्चंस इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा आपका दिमाग एक लेवल ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे भी आप बैच 3 हो तो आपको मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं फट करके आएगा सुजल या कोई भी। ठीक है, जेई मेन एंड नीट लेवल तक आप आराम से कर सकते हो, जेई एडवांस के एक स्टेप ऊपर हो जाता है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा और ज्यादा आपको सोचना पड़ता है, सेल्फ स्टडी ज्यादा करनी पड़ती है। खुद के जो मतलब मैं आपको बोलता हूँ ना, कभी कभी कुछ चीज नहीं, आप खुद सोचो तो आप सोचते ही नहीं हो। मैंने आपको पिछले बार भी बोला था, मैं हर बार बोलता हूँ, कभी कभी एक क्वेश्चन के ऊपर 2-2 ढाई घंटा स्पेंड करना पड़ता है। 2 घंटा 2.5 घंटा आप स्पेंड करोगे और खुद जब उसका आंसर आप निकालोगे तब आप बहुत कुछ सीखोगे। कोई करता है कि 2 या 2.5 घंटा यहाँ पे स्पेंड अब तक? यस सर। कौन यस बोला? सुजल। ओके, करता है तो अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन नहीं करता है तो ध्यान में रखना, आपको इतना पेशेंस लेवल आपका लाना पड़ेगा। आपका क्या होता है, 15-20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट ट्राई किया, नहीं यार छोड़ दो। ठीक है, ध्यान में रखना। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। 7 से 8 घंटे की आपकी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। क्यों? तो इसी की वजह से, और कोई रीजन नहीं है। 7 to 8 आवर्स का आपका सेल्फ स्टडी इसी रीजन की वजह से होता है। ठीक है, चलो कोई भी जो भी है, अभी यहाँ पे सब लोग सुनो। ठीक है, अब मैं आपको 2 टाइप के और कंसेप्ट यहाँ पे बताता हूँ सर्कुलर मोशन के। अब गाइज होता क्या है, आपको आप याद करो सूडो फोर्स क्या होता था? व्हाट इज सूडो फोर्स? याद है क्या सूडो फोर्स? यस सर, नॉन इनर्शियल क्या होता है सूडो फोर्स? नॉन इनर्शियल फ्रेम में, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या है? मैंने आपको एकदम सिंपल सा एग्जांपल दिया था कि जैसे सपोज एक ये लिफ्ट में एक आदमी खड़ा है, इसका मास m है। ठीक है, और इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन सपोज कुछ a है, a0 है। अब यहाँ पे एक आदमी बैठा है जो इसका एफबीडी बना रहा है, बराबर। तो मुझे होता है इसके एफबीडी में पहले तो एक फोर्स तो यहाँ पे ग्रेविटी mg आएगा, ये नॉर्मल फोर्स n आएगा। लेकिन अब एफबीडी कौन बना रहा है? एफबीडी कौन बना रहा है गाइस? ये बंदा। तो जो एफबीडी बनाता है उसका एक्सेलरेशन कहाँ पे? इसका एक्सेलरेशन भी कहाँ पे? ऊपर ही है ना, a0। तो जो एफबीडी बना रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कहाँ पे? ऊपर है। तो उसको हम लोग कौन सा फ्रेम बोलते हैं? इसको हम लोग कौन सा फ्रेम बोलेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब इसका a0 एक्सेलरेशन ऊपर है, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गई। अब मैं क्या करूंगा, इस a0 को मैं क्या करूंगा, इस a0 को मैं क्या करूंगा? उल्टा। इस a0 को मैं क्या करूंगा? उल्टा करूंगा, और इसके मास से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये हो गया मेरा कौन सा फोर्स? इसको हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं? सूडो फोर्स। हाँ, फिर इसके हिसाब से मुझे बताओ, अब इसके हिसाब से इस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा? ये जो एफबीडी बनाएगा इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? बॉडी का 0 होगा। तो हम लोग इक्वेशन क्या लिखते हैं? n = mg + ma0। ये किसने इक्वेशन लिखा? इस बंदे ने। अब इसको हम लोग बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, मतलब जो भी ऑब्जर्वर जो एफबीडी बना रहा है उसका खुद का एक्सेलरेशन है। समझ में आ रहा है? तो उस एक्सेलरेशन को क्या करने का? उल्टा करने का, मास से मल्टीप्लाई करने का। ये जो मेरा रेड वाला बन गया वो सूडो फोर्स बन गया। ये मैंने आपको बताया था सूडो फोर्स में। अब देखो क्या होता है, सिंपल गाइस, सब लोग सुनो, ध्यान से सुनो। ठीक है, आपको समझ में आएगा व्हाट इज सूडो फोर्स। यहाँ पे सूडो फोर्स कैसा, अपन सूडो फोर्स का कंसेप्ट कैसे ला सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम सूडो फोर्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब सूडो फोर्स के एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन। अब ऐसा पकड़ लो कि यहाँ पे एक मास m है, एक मास m है, ये सेंटर है। ठीक है, अब ये घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, बराबर। ये बेसिकली ऐसा जाके ऐसे घूम रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। और इसका जो वेलोसिटी है v0 है, इसका स्पीड जो है, वेलोसिटी जो v0 है। अब मुझे बताओ, ये सेंटर है, मास m है, तो मुझे तो इसका एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा? इसका एक्सेलरेशन कहाँ पे होने वाला है?
इसका एक्सप्रेशन कहाँ पे होने वाला है? वी नॉट वी स्क्वायर डिवाइड बाय क्या होगा? आर कहाँ पे होगा? बीच में होगा, ठीक है। मैं इसके एफबीडी बनाऊंगा तो इसके एफबीडी में नॉर्मल फोर्स ऊपर आएगा, एमजी नीचे आएगा, बराबर। अब मुझे बताओ जब इसका एफबीडी, अब इसके बोला फ्रिक्शन, तो ये फोर्स कौन देगा? तो यहाँ पे फ्रिक्शन कहाँ पे होगा गाइस? फ्रिक्शन कहाँ पे होता है भाई? मतलब एक कोई भी ऐसा पार्टिकल ऐसे ऐसे मोशन में कर रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा? अंदर आएगा, बराबर। अब मुझे बताओ जो आदमी, देखो यहाँ पे दो टाइप के केस वन लेता हूं मैं। केस वन, ऑब्जर्वर कहाँ पे? केस वन में देखो ऑब्जर्वर कहाँ पे, यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ पे बैठा है? कहाँ पे बैठा है गाइस? ऑब्जर्वर ग्राउंड में बैठा है। ग्राउंड में बैठा है तो हम लोग क्या करेंगे? एफ इज इक्वल टू एम ए करेंगे, तो बेसिकली फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम इंटू वी स्क्वायर बाय आर, बराबर ना। और एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम जी हो जाएगा। किसने लिखा इक्वेशन है? किसने लिखा इक्वेशन? ग्राउंड पे बैठा हुआ ऑब्जर्वर। अब एक काम करते हैं, केस टू लेते हैं जिसमें ऑब्जर्वर जो है वो जाके बैठा इसके सर के ऊपर। ये आदमी था ना इसके सर के ऊपर, तो मैंने शायद से मेरे वीडियो में बोला कि एक पंछी जाके बैठता है ऊपर। ये देखो ये पंछी है, ये पंछी जाके बैठ रहा है ऊपर ऐसे, ठीक है। और इस पंछी के हाथ में एफबीडी है और वो अभी बना रहा है, मतलब वो हाथ में बुक है, वो एफबीडी बना रहा है उसका। अब क्या होगा मुझे बताओ? अब क्या होगा? पंछी भी उसके साथ घूम रहा है, आदमी के साथ। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। अब ये पंछी सपोज एफबीडी बना रहा है, इसने एफबीडी बनाया, तो ये इसका एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना लिखेगा? क्योंकि रेस्ट पे ना वो भाई उसके साथ ही घूम रहा है, तो उसको क्या लगेगा? रुका हुआ है आदमी। समझ में आ रहा है? लेकिन अब पंछी को देखा अपन ने, तो पंछी का एक एक्सेलरेशन था, वो कहां पे था? इसका एक्सेलरेशन टुवर्ड्स कहां पे था? सेंटर था। उसका एक्सेलरेशन कितना था? वी स्क्वायर बाय आर था कि नहीं था पंछी का एक्सेलरेशन? तो इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है, इसका मतलब है कौन सा फ्रेम हो गया गाइस? कौन सा फ्रेम हो गया है? नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया तो मुझे बताओ ये पंछी इसके ऊपर क्या डालेगा? एक फोर्स डालेगा। इस फोर्स को हम लोग क्या नाम देंगे? अब ये जो फोर्स है वो फोर्स आएगा मास इंटू वी स्क्वायर बाय आर, एम ए ना, ये फोर्स आएगा, एम ए फोर्स आएगा यहाँ पे। और ये एक फोर्स आएगा एम वी स्क्वायर बाय आर का, एक फोर्स आएगा जो ऐसे रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ऐसा है तो उल्टा करो ना उसको, एक्सेलरेशन को उल्टा करो, मास से मल्टीप्लाई करो। तो ये बन गया मेरा सूडो फोर्स। ये मेरा कौन सा फोर्स बन गया गाइस? सूडो फोर्स। नाउ इफ एक्सेलरेशन इज जीरो, अब मुझे होता है एक्सेलरेशन जीरो है ना, अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो एफ की वैल्यू भी क्या आएगी यहाँ पे? एफ की वैल्यू किसके बराबर आएगी? एम वी स्क्वायर बाय आर। समझ में आ रहा है तुमको गाइस? यस सर। भाई सेम ही तो आया ना। और n इज इक्वल टू एम जी आया। मुझे बताओ दोनों केसेस में इक्वेशन तो सेम ही आए, कुछ फर्क पड़ा क्या दोनों के इक्वेशन में? मैंने क्या बोला? सूडो फोर्स लगाओ या कोई भी लगाओ, इक्वेशन तो सेम आने वाला है। आपको पता है जो ये मैंने सूडो फोर्स ड्रॉ किया है, उस सूडो फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं? बचपन में आप एक फोर्स बोलते थे, हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? अब ध्यान में रखना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट अ फोर्स, इट इज सूडो फोर्स। और ये कब एप्लीकेबल आएगा? कौन से फ्रेम में एप्लीकेबल आएगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एप्लीकेबल इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। सर एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जीरो कैसे? कौन एफबीडी बना रहा है? बर्ड। हाँ, अब बर्ड कहाँ पे बैठा है? मास पे। मास पे। अब बर्ड और मास दोनों साथ में घूम रहे, तो क्या लगेगा उसको? बर्ड को क्या लगेगा? उसका एक्सेलरेशन कितना है? जीरो। हाँ समझ। ये एफबीडी कौन बना है? दिस इज एफबीडी विथ रिस्पेक्ट टू क्या? एफबीडी विथ रिस्पेक्ट टू क्या है? बर्ड बना रहा है ना एक, विच इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो उसके हिसाब से एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? भाई दोनों साथ में घूम रहे। लिफ्ट का केस पकड़ लो ना, सेम लिफ्ट का जो केस था, लिफ्ट में आदमी बाजू में था। समझ में आ रहा है? चलो इसको लिख दो और हेडिंग डाल दो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हेडिंग डाल दो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करके हेडिंग डाल दो यहाँ पे।
गाइस जो लोग थोड़े से जेई एडवांस ओरिएंटेड है आप में से, मेरा लेक्चर नंबर 3 बैच 1 एंड 2 का सर्कुलर मोशन का देख लो, ठीक है। उसमें मैंने और 3-4 क्वेश्चंस ना अलग और टाइप के करवाए हैं, ठीक है। मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे करवाई है, वो देख लो आप लोग। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 गाइस ध्यान में रखना, सर्कुलर मोशन लेक्चर नंबर 3 आप कहां से देखोगे? बैच 1 एंड 2 का जो मैंने सर्कुलर मोशन करवाया है उधर से देखोगे। जिन लोगों को थोड़ा सा अपर लेवल का पढ़ना है, मतलब जेई मेन में भी थोड़ा सा अपर लेवल का पढ़ना है, प्रो लेवल पे, नीट में भी थोड़ा सा अपर लेवल का, नीट में इतना नहीं पूछते एडवांस में, ठीक है, तो वो लोग पढ़ लो। वैसे भी जो नीट मिले में ज्यादा ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है गाइस। एक क्वेश्चन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। गाइस एक छोटा सा कंसेप्ट है जो जिसके ऊपर भी क्वेश्चंस है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर आप लोग 25 देखो, क्वेश्चन नंबर 25 HC वर्मा गाइस। चलो इसको लिख के हो गया क्या? लिख के हो गया गाइस? 1 minute.
गाइस लिख के हो गया सबका है? यस सर। गाइस कुछ लोग ऐसा बोलेंगे सर ये सूडो फोर्स का काम आता कहाँ पे, मतलब क्वेश्चन होगा ना आपके ऊपर। मतलब मैं ये एडवांस का कंसेप्ट है, मैं जनरली एडवांस का कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस, मतलब एडवांस मतलब जनरली अपन जो पढ़ाते हैं वो सब एडवांस का ही होता है, बेसिक एडवांस ही होता है। बेसिक एडवांस इज नथिंग बट पूरा जेईई मेन एंड नीट। लेकिन थोड़ा सा एडवांस के जो अपर लेवल के कंसेप्ट आते हैं, जो जनरली में नॉर्मल रेगुलर लेक्चर में कंसेप्ट मतलब क्या, क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं करता, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा मेरा पहले कंसेप्ट बचा हुआ उसको मैं करके फिर सूडो फोर्स के ऊपर आता हूँ मैं, ठीक है। मुझे होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब एक क्वेश्चन है एचसीआर में, क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, उसका मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर का कंसेप्ट, ऐसा पकड़ लो, एक प्रोजेक्टाइल मैंने एंगल u मतलब सॉरी स्पीड u एंड एंगल थीटा से प्रोजेक्ट किया, तो कैसे जाएगा, ऐसा जाएगा ना, ठीक है। और बोला है कि लेट्स से जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा, बोला है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ ना, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। गाइस आवाज प्रॉपर आ रहा है क्या मेरा? यस सर। यस सर। ऐसा पूछा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगेन थोड़े से एडवांस ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही है, लेकिन सुन लो सब लोग, कभी कभी ये जेईई मेन में अच्छे लेवल पे पूछे जाते हैं, नीट में पता नहीं, मतलब कभी पूछेंगे उनका तो भरोसा होता है। नीट का तो दो साल तो बहुत ही इजी हुआ ना, आप पता नहीं आपके इसमें अच्छा बन गया तो पढ़ लो अभी, ठीक है। सुनो, अब ये मास m है जिसको मैंने थ्रो किया ऐसे, और बोला है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। अब आपने एक चीज तो पता चल गई होगी, मतलब हम लोग ने रेडियस ऑफ कर्वेचर इसमें देखा था रे ऑप्टिक्स में। कोई भी स्फीयर होता है तो स्फीयर का कोई भी पार्ट, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर से जो रेडियस होता है वो। अब मुझे होता है ये कौन सा पाथ है, ये जो पैराबोला है ना, ये कौन सा पाथ है भाई, ये तो पैराबोला है। अब ये पैराबोला है और बोला है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसका रेडियस ऑफ, पैराबोला का रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ी होगा यार, सर्कल का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस तो सर्कल का होता है, बराबर है कि नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या आपको? यस सर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है, तो ये याद रखो अभी, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। कभी भी क्या होता है, सपोज इसका यहाँ पे स्पीड कुछ होगा v, ठीक है, तो क्या करने का ना, कोई ना कोई सर्कल का ये जो है स्पीड, कोई ना कोई सर्कल का क्या होगा, टेंजेंट होगा, टेंजेंट। अब समझ में आ रहा है, कोई ना कोई सर्कल का टेंजेंट होगा, राइट, ये चीज ऐसे टेंजेंट होगा ना। यस। तो वो कोई ना कोई सर्कल का जो टेंजेंट होगा, उस टेंजेंट का मतलब ये टेंजेंट होगा, तो कोई ना कोई जब कहीं ना कहीं पे सेंटर भी होगा, ये तो सेंटर होगा, तो ये जो होता है दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब समझ में आ रहा है तुमको? अब इस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपने सोचा होगा सर्कुलर मोशन में क्यों डाला गया है, क्यों, क्योंकि अपन ऐसा पकड़ लेते, चलो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कंसीडर दिस एज अ सर्कुलर मोशन, तो मुझे बताओ इसका एक्सेलेरेशन कहां पे आने वाला है, व्हाट इज एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन किधर आएगा, कितना आएगा एक्सेलेरेशन, v स्क्वायर बाय कितना आएगा, भाई तुम ज्यादा सोचो मत, पैराबोला अलग होता है, और ये कोई ना कोई, ये जो स्पीड होगा उस स्पीड का, ये जो कोई भी टेंजेंट होगा, कोई ना कोई सर्कल का टेंजेंट होगा ना, वो समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो उसका वो उसका रेडियस है, उसका कोई पैराबोला से लेना देना नहीं है, ठीक है, पैराबोला से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब मुझे बताओ इस केस में मुझे बताओ इसका कौन सा फोर्स है उसके ऊपर, कौन सा फोर्स है, एक ही तो फोर्स है, कौन सा, mg, और एक ही एक्सेलरेशन है mg, एंड एक्सेलरेशन कौन सा है, v स्क्वायर बाय r। तो हम लोग इक्वेशन क्या लिखेंगे यहाँ पे, इक्वेशन क्या लिखेंगे गाइस, mg इज इक्वल टू क्या, mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बाय r, बस। जो इसमें जो r होगा, mm कट हो गया, तो r की वैल्यू क्या आएगी, v स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आएगी, g, एंड दिस r इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अब मुझे तो इस केस में जो r रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब v की वैल्यू कितनी आई थी,
थोड़ा सा आप अभी अपना दिमाग लगाओ, v की वैल्यू कितनी आती है, u cos थीटा आती है, याद है कि नहीं है? थोड़ा सा काइनेमेटिक्स याद करो जरा। इसका इसका हॉरिजॉन्टल स्पीड कभी चेंज ही नहीं होता, तो u cos थीटा हमेशा ये हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना रहता है? v की वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, u क्या लिखेंगे? cos थीटा। cos थीटा। तो इसका जो आंसर है वो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन g। ये एक्चुअल का क्वेश्चन नंबर 25 है। वैसे समझ में आ रहा है जो मैंने आपको करके दिखाया? एक क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का कंसेप्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर का है। क्वेश्चन का कंसेप्ट जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का है। क्वेश्चन नंबर 25 मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन नंबर इसमें 25 जैसे है ना, तो वैसे ही क्वेश्चन नंबर में भी गाइस मतलब क्वेश्चन नंबर 26 आप करके ट्राई मारो, मतलब होमवर्क करने का ट्राई मारो। जो बचे हुए क्वेश्चन है वो होमवर्क करने का ट्राई मारो। क्वेश्चन नंबर 26 होमवर्क करने का ट्राई मारो, लेकिन उसके पहले आप काम करो रिवीजन के लिए ये वाला वीडियो लेक्चर मत देखो। कौन सा वाला वीडियो लेक्चर देखना है आपको रिवीजन के लिए? इसको वापस सर्कुलर मोशन का वापस लेक्चर देखना है तो बैच 1 एंड 2 का सर्कुलर मोशन, जो मुझे लगता है फिजिक्स शो है ना अपना JYC वाला चैनल, तो फिजिक्स शो JYC चैनल पे वो वीडियो मिलेगा आपको गाइस। ठीक है सर। फिजिक्स शो JYC वाले में बैच 1 एंड बैच 2 वाला जो होगा ना, उसमें वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उधर से सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 3 देख लेना, ज्वाइन योर क्लास वाला JYC का नहीं, नॉर्मल मतलब नॉर्मल जो मैंने पढ़ाया हुआ है बैच 1 एंड 2 के लिए जो पढ़ा है, उधर से आप लेक्चर नंबर 3 देख लेना, यहाँ से मत देखो। तो जिन लोगों को थोड़े से एडवांस ओरिएंटेड लोग हैं उनका वहां से देख के हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। और बाकी फिर उसके बाद फिर एक्चुअल के जो भी बचे हुए क्वेश्चन ट्राई मारो, अभी सर से डाउट वगैरह पूछ लेना। ठीक है सर, इसमें R और H मैक्स का कुछ तो रिलेशन होगा ना सर? R एंड H में कोई R एंड H में रिलेशन क्या है? फिर H का तो फॉर्मूला लिख जो तेरे को याद होगा, तो वही रिलेशन है। ओके सर। H मैक्स का फॉर्मूला पता है ना तुझे क्या है? U स्क्वायर cos का थीटा बाय 2g ऐसा कुछ है सर। हाँ, U स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g याद रहना चाहिए। ठीक है, U स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g है, यहाँ पे U स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय g है, तो ये जो रिलेशन है वही रिलेशन है, समझा? ओके सर। गाइस बाकी तो क्वेश्चन है, मैंने क्या बोला था, अपना कंसेप्चुअली सर्कुलर मोशन पिछले लेक्चर में खत्म हो चुका था। बचे हुए क्या थे क्वेश्चन, और क्वेश्चन अच्छे लेवल के होते हैं, वो एडवांस ओरिएंटेड हो जाते हैं। वैसे भी मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो जेई मेन और उसके ऊपर लेवल की बता दिए मैंने आपको। तो नीट एंड जेई मेन वालों के लिए तो काफी सारा सर्कुलर मोशन अपना हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि बैच 1 एंड 2 से सर्कुलर मोशन पढ़ लेना। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ में आया क्या सबको? मुझे पहले बताओ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट समझ में आया क्या? यस सर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? बेसिकली सूडो फोर्स होता है, और वो कब काम में आता है? जब बॉडी किसमें मूव करती है? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। किसमें? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। मतलब मुझे होता है सब जगह पे जो भी आपके केसेस थे, पता है आपको ये सारे जो केसेस थे, मुझे बताओ ये जो सारे जो केसेस थे यहाँ पे एकदम पहले से जो मैं केसेस कर रहा था, मुझे होता है यहाँ पे कोनिकल पेंडुलम में मुझे होता है सूडो फोर्स कैसे लगेगा? बर्ड कहाँ पे जाके बैठा है? ये जो बर्ड है वो कहाँ पे जाके बैठेगा? एफबीडी कहाँ पे बनाएगा? वो बर्ड कहाँ से एफबीडी बनाएगा? गाइस ये जो बर्ड है वो एफबीडी कहाँ से बनाएगा बताओ? ये जो बॉल घूम रहा है ना, बॉल घूम रहा है उसके ऊपर जाके ही बैठेगा। अब उसके ऊपर बर्ड जाके बैठेगा तो बर्ड का एक्सेलरेशन कहाँ पे आएगा? टूवर्ड्स कहाँ पे आएगा? सेंटर आएगा। भाई बर्ड का जो एक्सेलरेशन है ये टूवर्ड सेंटर आएगा। ठीक है, अब बर्ड का एक्सेलरेशन टूवर्ड सेंटर आ गया तो इसके ऊपर सूडो फोर्स कैसे लगेगा गाइस? इसके ऊपर जो सूडो फोर्स लगने वाला है वो कहाँ पे लगने वाला है? ऐसा लगेगा। एक्सेलरेशन को उल्टा करो भाई, जो मैं यहाँ पे लिखता था ना, मतलब टी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? mv स्क्वायर बार। इक्वेशन तो वही आने वाला है कि नहीं आने वाला है? तो वैसे देखा जाए तो सूडो फोर्स का वैसे कुछ काम है क्या इस केस में? मतलब सारा फ्रेम ग्राउंड फ्रेम से होता है, तो मैंने बोला ना सूडो फोर्स का काम कहाँ पे आता है। मैं एक छोटा सा चीज बताता हूँ, आप लोग फिर मेरा वो लेक्चर देख लेना एडवांस में। कुछ 2-3 क्वेश्चन मैंने मेरे को वो बैच 1 एंड 2 में एक बार पढ़ा दिया था। जनरली में पढ़ाता नहीं हूँ लेकिन पढ़ा दिया था। ठीक है, तो वहां पे केस देख लेना। ऐसा वो केस है कि जहाँ पे ऐसा पकड़ लो कि यहाँ पे ऐसा पुली है और यहाँ पे ऐसे 2 मासेस रखे हुए हैं, ऐसे 2 मास,
हाँ, और ये एक पूरा लिफ्ट में रखा हुआ है, उस लिफ्ट को एक रॉड से कनेक्ट किया है और इस रॉड को पूरा का पूरा जोर से घुमाया एंगुलर वेलोसिटी से टेबल को ही, तो ये आगे पीछे भी जाएगा और ये सर्कुलर मोशन भी करेगा। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा हो गया, समझ में आ रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सूडो फोर्स से करना पड़ता है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से करना पड़ता है। ये हो गया जेईई एडवांस का क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बार आप लोग वीडियो वगैरह देख लेना, और जो एडवांस ओरिएंटेड लोग हैं, ठीक है, वैसे भी मैं वो लेक्चर अभी रखने ही वाला हूँ एडवांस प्लस में, ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा मैं आपको, ठीक है। जो HCM के लास्ट के कुछ 3 क्वेश्चन है, 28, 29 एंड 30, क्वेश्चन नंबर 28, 29 एंड 30, तीन सूडो फोर्स के ऊपर के क्वेश्चन है, ठीक है। एंड सॉल्व्ड एग्जांपल में क्वेश्चन नंबर 13, वो भी सॉल्व्ड एग्जांपल में HCM का क्वेश्चन नंबर 13 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं आपको भी होमवर्क देने वाला हूँ, ठीक है, जो आपको सर्कुलर मोशन का होमवर्क सबमिट करना है। और आपके संडे को, सिर्फ बैच 3 के लिए संडे को 2 टेस्ट होगी वैट, एक सर्कुलर मोशन के ऊपर होगी और एक किसके ऊपर होगी, रे ऑप्टिक्स, राइट। सर आपको अलग, हाँ बोलो। रे ऑप्टिक्स पर आपको एक क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए एक्स्ट्रा लेक्चर रखने के लिए पॉसिबल होगा क्या सर? बिकॉज रे ऑप्टिक्स के जो HCV के क्वेश्चंस है ना, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है सर। तो आपने जो होमवर्क दिया था ना, उसमें से भी बहुत से क्वेश्चंस हो ही नहीं रहे, मतलब एडवांस ओरिएंटेड क्वेश्चंस है वो सारे। मैं देखता हूँ, चलो एक आध क्वेश्चन रख दूंगा मैं, एक आध सेशन रख दूंगा मैं। पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, फिर मैं रख दूंगा एक 5-6 अच्छे क्वेश्चंस वहां पे मैं करवा दूंगा, तो आपको मुझे लगता है समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, चलो गाइस, ओके बाय। सर वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का दिखाना, स्क्रीनशॉट लेना है। डन सर, थैंक यू। ठीक है, बाय गाइस, बाय। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर ऑफलाइन कब से चालू हो रहा है? ऑफलाइन अभी हम लोग देख रहे हैं मिड फरवरी से चालू करने का सोच रहे हैं, नासिक मतलब में सब ऑफलाइन चालू हो ऑनलाइन, गया? नासिक और सब जगह पे ऑफलाइन ऑनलाइन, क्योंकि हम तो मुंबई से आएंगे ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। मुंबई में अब तक वो पूरा का पूरा वो परमिशन वैसा नहीं है, तो हम लोग आधा आधा करेंगे, मतलब आधा ऑफलाइन आधा ऑनलाइन, और सब जगह पे सब क्लासेस ऐसे ही कर रहे हैं, आधा ऑफलाइन आधा ऑनलाइन। ओके, ठीक है, चलो भाई।